खुशबू आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए उतने में, क्योंकि आप नए हैं, और बाकियों का जो पिछले कल हमने पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिरकार काम किस तरीके से करता है जब हम खाना खाते हैं। लेकिन वो खाना तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना वही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। हमने हो सकता है रोटी खाई है, चावल, राजमा, चाहे कुछ भी है, आपने केला खा लिया है, संतरा खा लिया है, लेकिन हमारे शरीर को वो लगा कैसे, उस लगने का ही मतलब है जो पोषक तत्व है हमारे शरीर के द्वारा वो कैसे एब्जॉर्ब किए गए हैं, उसी पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो प्रक्रिया शुरू करें, क्लास शुरू करें, बताइए। अगर मेरी आवाज़ या सब कुछ क्लियर है आप सभी को तो मुझे एक बार बता दीजिए। वी विल स्टार्ट द क्लास। मैसेज कर दीजिए जल्दी से, सब कुछ करके फिर हम क्लास पे आते हैं। सो वी हैव द पार्ट 2 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उस डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले हमें कल का भी तो रिवाइज करना पड़ेगा कि आखिर हमने कल क्या पढ़ा था, क्योंकि अगर पिछले कल का ही क्लियर ना हो तो आज पढ़ के फिर क्या फायदा है। अच्छा, चलिए, तो पिछले कल हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने स्टडी के पर्पज से दो प्रमुख भागों में बांट लिया गया है। एक एलिमेंट्री कैनाल, जहां से हमारा खाना गुजरता है, इसके साथ में ही इससे संबंधित कुछ एक डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं या फिर जो सीक्रेट किया जाता है ग्लैंड्स के द्वारा, डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो भी हो सकता है, क्योंकि हमें वो डाइजेस्टिव चाहिए होंगे, वो एसिडिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें चाहिए होंगी, क्योंकि वो पाचन प्रक्रिया में संबंधित है और उससे वो हेल्पफुल रहेंगी। दो चीजें हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसिडिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर हम पहले का विभाजन कर दें तो उसमें हमने देखा था कि जो मेन पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वो एक आपका बक्कल कैविटी होता है, ओरल कैविटी से कहते हैं, देन वी हैव फेरिंग्स, देन वी हैव इसोफेगस और द फूड पाइप, देन वी हैव स्टमक और इंटेस्टाइन। ये जो दो हिस्से हैं ये हमारे रह गए हैं, आज की क्लास में इसको कवर करेंगे, लेकिन ये उतना आसान नहीं है, तो इसलिए आपका पूरा का पूरा ध्यान यहां पर होना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये हमारी रह गई हैं, ये हमने कल कर लिया था, तो इसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी जिसे हम कहते हैं, इसमें हमने देखा था कि इसमें दो तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक जीभ आती है, दांत आ जाते हैं, इसके अलावा तालू आ जाता है, जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर आपकी जीभ टच होती है ऊपर। तो सबसे पहले हमने जीभ के बारे में भी देखा था। वैसे करके अगर आप पाचन प्रक्रिया तो शुरू नहीं होती है, लेकिन भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है या पाचन प्रक्रिया ही आप समझ लीजिए, वो खाना खाने से पहले ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपके सामने कोई स्वादिष्ट भोजन रखा होता है आपको पहले ही लालच आ जाता है। हम कहते हैं कि तुम्हें तो मुंह में पानी आ गया, या इस खाने को देख करके तो मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी आने का मतलब क्या है? जो हमारी सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, सेलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं, उससे सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, और हमारे मुंह में पानी भर रहा है। वही सलाइवा जो सीक्रेट हो रहा है उसे ही हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ जाना, क्योंकि जैसे ही वो खुशबू अच्छे खाने की हमारे दिमाग तक पहुंची, हमारे जो ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा का सीक्रेशन शुरू हो गया। तो खाना खाने से पहले ही वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जब हमारे मुंह में लार का बनना शुरू हो गया है। खैर, हमने सबसे पहले देखा कि ये जो लार है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जब हम खाना इनटेक करते हैं, क्योंकि उसे ही पल्प फॉर्मेट में या लुगदी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम ये लार के द्वारा ही किया जाता है, या उसको तोड़ने में किस तरीके से लार के द्वारा काम किया जाता है। तो इसमें एक तो लार है जो आपको याद रखना है, सलाइवा जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा दांत हो गए हैं, इसके अलावा जीभ हो गई है। अब जीभ को आप पूरे दिन चलाते रहिए, तो जीभ को जब चलाते रहेंगे तो भैया वो काम थकती नहीं है, कभी भी नहीं थकती है। मैं क्लास में यहाँ पर बोलता जाऊंगा, हो सकता है मेरे जो जबड़े हैं वो थक जाए, लेकिन जीभ नहीं थकती है। तो जीभ तो लगातार काम कर रही है अपने तरीके से। क्लियर? तो ये हमने थोड़ा बहुत देखा था कल। टंग, वी हैव नेसल कैविटी, पैलेट जो कल हमने तालू है, ओरल कैविटी है ये। अब इसके हिस्से अलग अलग हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यही जो जीभ है इसमें ही हमें अलग अलग टेस्ट आते हैं, क्योंकि जब आप नमक टच करते हैं, आपने ऐसा किया कि भैया आपने तड़का लगाया हुआ है, उससे आपने नमक टेस्ट करना है, थोड़ा बहुत आपने निकाला तो जीभ थोड़ी सी बाहर निकाली और आपने टच कर लिया। तो नमक जब आप टेस्ट करते हैं तो जीभ का आगे वाला जो हिस्सा है उससे ही टच किया जाता है, नमक का हिस्सा। एंड देन जो खट्टा है वो आपको लगेगा साइड में, बिल्कुल यहाँ पर। अगर तो आप ऐसे करेंगे एक तरफ कि भैया यहाँ पर खट्टा लग गया है। एंड देन वी हैव जो मीठा है वो आपका लगता है जीभ के अगले वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, और ये पूरी की पूरी जीभ में लगेगा, ये इसको ध्यान रखिएगा। और ये स्पाइसेस यानी कि जब आपको मिर्च लगेगी तो पिछले वाले हिस्से में वो लग सकती है। ठीक है,
ओके, तो खुशबू बता रही हैं कि उनका नाम खुशबू व्यास है, तो ये पालमपुर से हैं और इकोनॉमिक्स में इनकी डिग्री है। तो इनका आप स्वागत कीजिए, जो बाकी के लोग अभी पहुंचे हुए हैं। और कांटेक्ट में रहिएगा इन सब के भी, जिसके साथ आपकी बनती है, दोस्ती बनती है, थोड़ी बहुत तो लगा लीजिएगा किसी के साथ ही, है ना। तो क्योंकि ज़रूरी होता है जब आप एक बैच में जुड़ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मानसिक तरीके से भी उसके साथ जुड़िए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जुड़ गए हैं, पता ही नहीं है कि कौन इधर किधर है। जानिए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे के साथ अपने थॉट शेयर कीजिए, क्योंकि यही चलता है ना। क्योंकि ये बेसिक मैनर्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं। जब भी आपके साथ कोई और आ रहा है तो आप उसे वेलकम ही करते हैं। आपके परिवार में कोई और जुड़ रहा है तो आप उसे भी वेलकम ही करते हैं। आपकी किसी के साथ दोस्ती हो रही है तो उसे भी आप वेलकम कर रहे हैं। तो खैर, ये ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं तो इनको भी आप वेलकम तो कर ही सकते हैं। खैर, हमारे पास सॉल्टी है, जो हमें खट्टा लग रहा है, स्वीट और स्पाइसी, क्योंकि जब मिर्च लगेगी तो बाद में जाकर के पता लगेगा कि मिर्च तो खाई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं टूथ टूथ के बारे में, टीथ के बारे में हमने देखा था। तो टीथ वी हैव 4 टाइप्स। प्रीमोलर हो गए हैं, इंसीजर्स, मोलर्स एंड कैनाइन। अब कौन कौन से होते हैं ये, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जो फॉर्मूला इसका होता है, पूरे के पूरे 32 दांत है कि भैया 32 ही दिखा करके जो हंस रहे हो, तो इसका मतलब पूरे के पूरे 32 दांत दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता है। जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20, इसके बाद हो जाते हैं आपके 32 दांत। इसमें ही जो मोलर का हिस्सा है, जो मोलर है पिछले वाले दांत, उसका ही एक हिस्सा होता है विजडम टूथ। और ये टोटल संख्या में आपके 4 हैं, एक इधर एक इधर एक नीचे नीचे। और कई बार ये टेढ़े भी आ जाते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि अब हमारा जबड़ा जो है वो उतना बड़ा रहा नहीं। पहले के ज़माने में कच्चा मांस खा रहे हैं, तो उस कच्चा मांस को चबाने के लिए बहुत ज़्यादा भोजन एक साथ खा रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगली बार भोजन मिले ना मिले तो एक साथ ही खा लो। तो जबड़ा बहुत बड़ा हुआ करता था, तो पीछे वाला दांत का भी काम था। लेकिन आज के समय में क्योंकि लोग चम्मच से खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस जो पीछे वाला दांत है, जो विजडम टूथ है, उसका कोई काम नहीं रह गया है। इसीलिए या तो आज की डेट में उसको निकाल दिया जाता है, रह गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बुद्धि जो है उससे ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। बुद्धि का ऐसे लेना देना उससे है नहीं, है ना, कि उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ऐसे ही आपको दांत के बाद एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा था कि इसी जो दांत हैं हमारे अलग अलग हैं भैया। 4 ये है, 4 ऊपर हैं। देन वी हैव कैनाइन, ये साइड वाला जो दांत है ये हमारा कैनाइन हो गया। चीर फाड़ के लिए हम इसे यही वाला यूज करते हैं। जब हमें किसी चीज को तोड़ना हो, जैसे तोड़ना हो तो हम ऐसे तोड़ देंगे। मैंने कहा था कि कल आप अगर रोटी खा रहे हैं तो आप ऐसे करके रोटी खा लेते हैं, आगे से काट देते हैं एक बाइट को। और ये वाला जो दांत है इसे आप चीर फाड़ के लिए यूज करते हैं। कभी भी ऐसे करेगा तो इस वाले दांत से करेंगे ना आप, चीर फाड़ के लिए पहले किया जाता था। अब इसका काम उतना ज़्यादा नहीं रह गया है। और मैंने ये भी कहा था कि यही वाले जो दांत हैं ये खरगोश के बढ़ते ही रहते हैं या चूहे के बढ़ते ही रहते हैं, इसलिए वो कुतरते रहते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके जो ये वाले दांत है, कैनाइन जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन वी हैव प्रीमोलर, इसके पीछे जो आ रहे हैं दांत आपके, वो प्रीमोलर कहलाएंगे, जिसे चबाने के लिए आप प्रयोग करेंगे। एंड देन वी हैव मोलर, उसके पीछे वाला जो दांत है, और उसी मोलर का हिस्सा विजडम टूथ हो गया। अब एक हमारे पास दांत है, उस दांत का हिस्से कौन कौन से हो सकते हैं? तो दांत का हिस्सा देखिए, सबसे ऊपरी वाली जो परत है उसे हम एनेमल कहते हैं। क्यों? अब ये बहुत ज्यादा सख्त है। मैंने कहा कि ये हड्डी से भी बहुत ज्यादा, हमारे शरीर का सबसे सख्त जो हिस्सा है वो एनेमल ही है। जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, इसी का ही आउटर मोस्ट लेयर, इसे हमें एनेमल कह दिया। ये इतना मजबूत है या इतना स्ट्रांग है कि अगर ये टूट जाए तो फिर जुड़ेगा भी नहीं। हड्डी है, हड्डी टूट गई, जुड़ गई भैया, थोड़े टाइम के बाद आपने प्लास्टर लगाया तो लेकिन वो जुड़ गया। लेकिन जब आप इनेमल जो है, दांत टूट गया, तो दांत टूटने के बाद फिर नहीं जुड़ता है। मैं कल की क्लास का प्रॉपर रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने नहीं किया हो, कल अटेंड भी नहीं किया हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझिए, अगर आप अंत तक रहेंगे तो आपको ढंग से समझ आएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। 1 मिनट, वो लाइट भी बंद हो गई, बस 1 मिनट, तार हिल गई ज़रा। ओके, तो दांत का जो हिस्सा है, आउटर मोस्ट लेयर, इसे आपने एनेमल कह दिया। इसी के नीचे वाला हिस्सा जो है वो डेंटाइन है, और इसके नीचे वाला हिस्सा है पल्प गम। ये जो डेंटाइन है, यहीं पर आपको जब दर्द शुरू होने लगती है तो यहीं पर इसी डेंटाइन वाले हिस्से में ही शुरू होने लगती है कि भैया मुझे दांत दर्द हो रही है। जब इसमें कैविटी हो जाएगी, और वो कैविटी होती कैसे है? जब आपने खाना खाया, कोई मान लीजिए मीठा खा लिया है आपने, उस मीठे खाने से एसिड क्रिएट हो गया है, ब्रश नहीं की है तो एसिड क्रिएट हो गया है। एसिड से ये जो दांत है, एनेमल का हिस्सा है, ये कमजोर पड़ गया है, कैविटी शुरू हो गई है। और ये डेंटाइन वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व्स हैं वो मिल जाती हैं, इसके नीचे वाले हिस्से में पल्प में है, तो वहां पर भी नर्व्स होती हैं।
खैर, जब डेंटाइन वाले हिस्से में आपको दर्द शुरू होती है, तभी आप कहते हैं कि मुझे दांत दर्द लगी है। और ये पल्प वो वाला हिस्सा है जब आरसीटी करवा लेते हैं। मैंने कहा था कल एक सुई होती है, उस सुई को नीचे 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 ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे डालेंगे, ये दांत है, दांत में नीचे नीचे डालेंगे और उसको पूरी की पूरी जो पल्प है उसको बाहर निकाल देंगे। ये पल्प का हिस्सा बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि हमें ये जो नर्व्स हैं ये हमें अलग अलग करनी है, ताकि ये जो नर्व आपके तक जा रही है, ये दिमाग तक जा रही है, ये पूरे के पूरे दांतों तक जा रही है। जो नर्व होती है ये पूरी अटैच होती है, ऐसे यहां से लेकर के यहां तक ऐसे करके पूरे में अटैच होती है। इसीलिए अगर आप एक दांत को छेड़ेंगे ना, आपके पूरे के पूरे में दर्द शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है आपको एक दांत में दर्द लगी लेकिन पूरे के पूरे जबड़े में ही दर्द हो रही है, या पूरे के पूरे हिस्से में आप ऐसे रह रहे हैं पूरे दिन भर। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो नर्व है आपस में अटैच्ड है। अब हमने क्या कर दिया, इस दांत को यहां से अलग कर दिया। रूट कैनाल थेरेपी से, आरसीटी से हमने इसको अलग कर दिया। भैया ये जो है अब इसके साथ अटैच तो है नहीं, अब सिग्नल ही नहीं जा रहा है दिमाग तक कि हमें दर्द हो रही है। आप खाना खा रहे हैं, खा लीजिए, लेकिन वो दिमाग के साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, नर्व्स के साथ वो बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं। इसे कहते हैं आप आरसीटी। इसके भी आपके 3 हिस्से, इसके आपके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं क्राउन, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है रूट। तो इसी रूट की थेरेपी रूट कैनाल थेरेपी होता है। और ऊपर जो है वो क्राउन है, कि जब भी आपके दांत को थोड़ी शाइनिंग देनी हो। कई बार आपने देखा होगा किसी के सोने के दांत है, किसी के चांदी के दांत है, किसी के दांत ऐसे ही लगाए हुए हैं लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो वो ऊपर से लगा हुआ क्राउन ही है। क्योंकि दांत में जब आपने आरसीटी करवाई है या दांत में कुछ आपने मान लेते हैं फिलिंग करवा लिया आपने, अब उसके बाद उसके ऊपर भी तो कुछ कैपिंग लगेगी, तो वो है आपका क्राउन ऊपर से लग जाना। क्लियर? यानी कि उस दांत को बंद करना। यही है आपका मिल्क टीथ का फॉर्मूला, और यह है परमानेंट टीथ का फॉर्मूला जो हमने कल कर लिया है। खैर, जब हम खाना खा रहे थे उसी समय पर सलाइवा हमारे मुंह में आ रहा है, पानी पानी हमारे मुंह में भर रहा है। और वो पानी कहां से आ रहा है? इन्हीं ग्लैंड से आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। वी है पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स हैं। अगर आपको याद रहती है तो ठीक ही है, बहुत सारी और भी ग्लैंड्स हैं लेकिन ये 3 मेजर हैं। यहीं से सीक्रेशन हो रहा है आपका सलाइवा का। ये डक्ट के थ्रू हो रहा है। देखो आगे की तरफ को, यहाँ मुंह में आपका पानी के पानी पूरा भर रहा है। अगर मान लेते हैं ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम, उस रोग को कहते हैं मम्प्स। यही पैरोटिड ग्लैंड थी, इसमें आपको स्वेलो हो गया, ये फूल गई है, तो उसे हमने मम्प्स कह दिया है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा हिस्सा है, पहले वाला हो गया है बक्कल कैविटी वाला हिस्सा, यहां से खाना गुजर चुका है। उसके वाला अगले वाला जो हिस्सा है यहां से नीचे की ओर चला गया है, अब पीछे की ओर आ गया है, ये वाला हिस्सा आप समझ लीजिए। तो आपका उसे कहते हैं हम फेरिंग्स। फेरिंजाइटिस भी होता है वैसे, किसी को अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो, यहाँ पर थोड़ा दर्द महसूस हो, तो उसे कहा जाता है फेरिंजाइटिस। तो खैर उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं भैया? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। 3 हिस्से हो गए हैं किसके? फेरिंग्स के। ये ओरल कैविटी थी जो हमने अभी पढ़ लिया है। खाना यहां से भीतर की ओर चला गया है, अब भीतर की ओर जाएगा तो उसके 3 हिस्से हैं। इसके पीछे जो है फेरिंग्स है, और इसके नीचे फिर आपका इसोफेगस शुरू हो जाता है। ये फूड पाइप है, यहां से पाइप शुरू हो गई है ना, यहां से देखो पाइप शुरू हो गई है। ये वाला जो हिस्सा है, यही वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसके पिछले वाला हिस्सा, खाना खाया आपने, इसके पिछले वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पीछे वाला, उसे हमने कह दिया है दिस फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है ये कॉमन रास्ता है, यहां से वायु भी आ रही है, खाना भी जा रहा है ना। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक, तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, यहां से वायु भी एक ही रास्ता है, खाना जाने का भी एक ही रास्ता है। क्लियर? लेकिन इसके नीचे रास्ते 2 हो जाते हैं। सांस लेने वाला जो रास्ता है वो अलग हो जाता है, खाना खाने वाला जो रास्ता है जहां खाना नीचे जाएगा फूड पाइप में, वो अलग हो जाएगा। लेकिन यहां से ऊपर कॉमन पाइप है। यहां समझ लीजिए कि आप ऊपर जो है अभी एक ही पाइप है, नीचे जाकर के वो 2 हो जाएंगी। क्लियर? तो ये एक पाइप है, नीचे अब 2 पाइप हो जाएंगी, ऐसे करके इसी के 2 हिस्से हो जाएंगे। इसलिए ये कॉमन सिस्टम है दोनों का, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन। इसी में हमें होता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सल्स होते हैं लेकिन वो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई मान लीजिए है बैक्टीरिया है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है, उससे बचने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास उसको रोकने के लिए है वो है यही टॉन्सल। लेकिन इन टॉन्सल में ही प्रॉब्लम हो जाए तो उसे हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। ये जो नॉर्मल आपको दिख रहे हैं इस तरीके से टॉन्सल है, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम हो जाए देन वी हैव टॉन्सिलाइटिस। और ये कल मैंने आपको बता दिया था कि टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होना। आइटिस जिसमें लग गया है वो इन्फ्लेमेशन होना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ
जो आइटस लगा हुआ है, इन्फ्लेमेशन जो है, जो मैं आपको कह रहा हूं इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन सिर्फ सूजन नहीं होता है। इन्फ्लेमेशन आइटस मैंने कल बताया ना कि आइटस जिस चीज के साथ लगा होता है वो सारी की सारी बीमारियों में इन्फ्लेमेशन होता है। लेकिन वो इन्फ्लेमेशन कितने तरह का हो, क्या क्या चीजें हो सकती है उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बाद में आ ही जाएगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब है दर्द हो सकती है आपको, हो सकता है आपको जलन महसूस हो, थोड़ी हीट महसूस हो, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, द लॉस ऑफ द फंक्शन हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अगर किसी भी बीमारी के साथ आइटस लगा हुआ है, ITIS लगा हुआ है, जैसे टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाई में जब प्रॉब्लम हो जाए तो वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाए। लेकिन वो इन्फ्लेमेशन का मतलब है ये सब चीज हो जाना, इसमें से कुछ भी हो सकता है। गले में अगर मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, आइटस है कहीं पर लगा हुआ, टॉन्सिलाइटिस है, तो टॉन्सिलाइटिस में मैं कह रहा हूं कि इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन उस इन्फ्लेमेशन का मतलब ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आए थे हम यहां पर, कहां गए, किधर गए, इधर का। टॉन्सिलाइटिस मैंने आपको बता दिया है, रिमोट कहां है, रिमोट ठीक रहेगा। टॉन्सिलाइटिस के बारे में मैंने बता दिया है आपको, दिस इज टॉन्सिलाइटिस। अब इसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक दरवाजे की तरह ही है। किस तरीके का आपका दरवाजा दिखता है, वो इस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल, जब फूड यहां से एंटर हो गया है तो उसे बोलस कहा जाता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि जब हमने चबाया था, खाना ही था वो, खाने को हमने थोड़ा बहुत मुलायम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, पल्प फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है सलाइवा के कारण, तो उसे कहेंगे हम बोलस। अब ये जो है ये खाना है, ये यहां से अंदर जा रहा है, और यहीं पर जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसके नीचे वाला, ये है आपका एपिग्लॉटस। ये एपिग्लॉटस ऐसे खुला होता है, ऐसे ऊपर को ये खुला होता है, ठीक है, लेकिन जब खाना आएगा तो ये बंद हो जाएगा। क्लियर? यही यहां से वायु मार्ग है, ये यहां से वायु आ रही है और यहां से खाना जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपलर फॉर्म में कहूं मैं तो ये दरवाजा ऐसे ऊपर को होगा, लेकिन जब खाना आएगा तो ये बंद हो जाएगा, ताकि जो खाना है वो हमारे वायु मार्ग में ना चले जाए, हमारे जो श्वसन प्रक्रिया है वो बंद ना हो जाए, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा ब्लॉक ना हो जाए। इसीलिए ये एपिग्लॉटस एक दरवाजे के रूप में कार्य करता है। तो यहां से दो पाइपें शुरू हो गई है, यहां से ऊपर फेरिंग्स था, फेरिंग्स से नीचे जाकर के यहां पर अब दो सिस्टम शुरू हो गए हैं, दो पाइपें शुरू हो गई है। एक पाइप से जहां से खाना आ रहा है, क्योंकि हम इस खाने वाली पाइप के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे वाला जो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम इस वाली पाइप के बारे में पढ़ेंगे जहां से वायु आ रही है, उस वायु मार्ग के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। क्लियर? तो पहले में यही वाला, क्योंकि यहां से दो रास्ते हैं तो इस वाले रास्ते की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शहर में जा रहे हैं, आप शिमला आ रहे हैं, तो शिमला में पहले आप जा रहे हैं कहीं नारकंडा की तरफ जा रहे हैं, तो एक रास्ते की तरफ उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। दूसरे वाला जो रास्ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो यहां से दो रास्ते शुरू हो गए हैं। दिस इज एपिग्लॉटस। इस तरीके से ये बंद होता है, खुला होता है। जैसे यहां पर है तो खुला हुआ है, यहां पर है तो बंद हो गया जब आप खाना खा रहे हैं। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार मुझे बता दो, ऐसा ना लगे आपको कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा हूं या बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूं, क्योंकि कल पढ़ाया हुआ है, बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही इसको भूलें आप। मुझे बता दो जरा। देन वी हैव दिस फूड पाइप और इसोफेगस। तो यही वाला आपका इसोफेगस है और उसके बाद स्टमक शुरू हो जाएगा जहां पर पेट है। और पेट का मतलब वो नहीं है कि आपका पेट बढ़ चुका है, पेट वो नहीं है, हम पेट के बारे में आज देखेंगे। इसोफेगस जो है इसकी लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। इसमें प्रॉब्लम आ जाती है GERD की, हमने कल देख लिया था, जब ये एसिड रिफ्लेक्स होने लग जाता है। ठीक है, इसमें ये होता है स्पिंक्टर्स। व्हाट इज द स्पिंक्टर? स्पिंक्टर का मतलब है कि भैया कोई चीज अपने रास्ते बंद हो जाए, मतलब थैली आपने रखी हुई है, वो थैली यहां से भी बंद की है, यहां से भी बंद की है, उसे हमने स्पिंक्टर कह दिया है। और ये स्पिंक्टर बहुत जगह होता है, जैसे कि ये वाला जो स्पिंक्टर है और ये वाला लोअर इसोफेगल स्पिंक्टर, LES जिसे हम कहते हैं, कि आपने खाना खाया, अब वो खाना खा करके पेट में जाना चाहिए, लेकिन जब आप उल्टे हो जाए तो खाना ऊपर भी नहीं आना चाहिए। तो जैसे ये आपका एपिग्लॉटस बंद हो रहा था ना, वैसे ही आप समझ लीजिए कि यहां पर लोअर इसोफेगस जो स्पिंक्टर है वो बंद हो जाता है जब आप उल्टे हो जाते हैं। इसीलिए चमगादड़ जब उल्टा हो जाता है तब भी खाना नीचे नहीं आता है, आप जब उल्टे हो जाते हैं खाना नीचे नहीं आता है, क्योंकि यहां पर थैली को अब बंद कर दिया गया है। ये खुलेगी तभी जब आप खाना खा रहे हैं। क्लियर? नहीं आ रही है? ठीक है, एक दो को शायद प्रॉब्लम भी आ रही है एप्लीकेशन ओपन होने में, कुछ ऐसा है, या एप्लीकेशन में जुड़ने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
नहीं, काइंड ऑफ वेल, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो चलिए, तो ये बहुत जगह पर है लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हमें याद रखना है, जैसे कि यहां से खाना एंटर हुआ है, इस फूड पाइप से खाना एंटर हुआ है यहां तक, यह है आपका लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। वैसे ही आपका पूरा पूरा स्टमक है, स्टमक के बाद भी, क्योंकि खाना ऐसा पेट में भी तो रहना चाहिए ना, स्टमक में भी तो रहना चाहिए हमारा खाना, उस स्टमक के बाद फिर जाएगा इंटेस्टाइन में। तो इसके बाद जो इंटेस्टाइन में जाएगा उससे पहले होता है एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये भी हमें याद रखना है, इन दोनों को आप याद रख लीजिएगा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है स्टमक। अब यहां पर स्टमक में खाना पहुंच चुका है, क्या उसके बारे में मैंने बता दिया है? हाँ, इसके बारे में तो हो गया है, ठीक है। अब आते हैं आज की क्लास में। आई थिंक हम स्टमक तक पहुंचे थे। ऐप बंद हो रहा है, अच्छा आपको प्रॉब्लम आ रही है, तभी मैं सोचूं कि एक दो ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं। कभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, कभी आप ठीक है, मुझे याद दिलाना ज़रा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से भूल रहा हूं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन में लाइव क्लास ज्वाइन होने में। तो मैं कुछ करता हूं इसका, मुझे याद दिला देना बस, क्योंकि इस बीच में याद नहीं रहती है तो भूल जाते हैं। खैर, आज की क्लास में आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं स्टमक के बारे में। लगभग 20 मिनट हमने पिछले क्लास की चर्चा कर ली है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स तो वैसे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बीमारियां शुरू होती है वो पेट से ही होती है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा। तो इसीलिए स्टमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना हमारे एग्जाम के लिए, और एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेट में क्या चला हुआ है, कि पेट से ही संबंधित जो बीमारियां हो रही हैं आखिरकार ऐसे क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो अगर हम पेट की बात करें, जो आपको एक जे लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ओके, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वो पिछली क्लास की हम बात किए हैं। तो ये जे आकार का सैक लाइक ऑर्गन है, थैली की तरह एक आकार है। और थैली की तरह क्यों? देखो, यहां से भी ये थैली बंद है, यहां से भी ये थैली बंद है। ये थैली खुलेगी टाइम आने पर ही, ठीक है। जैसे यहां से कुछ समय के बाद ये जो पचा हुआ खाना है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो कुछ मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है HCl। ये पेट में जो आपको दिख रहा है HCl है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम देखेंगे अभी। और यहाँ पर भी स्फिंक्टर लगा हुआ है, ताकि आप उलट भी जाएं तब भी ये पूरा का पूरा जो एसिड है ऊपर की ओर ना आ पाए। अब आप जब खाना खाते हैं, कितना कर खाना खाते हैं आप खाना खाते हैं यहां तक। हो सकता है आप खाना खाते हो यहां तक, तो इतना खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप ये जो HCl है यहाँ पर, ये जो HCl आपको दिख रहा है, जितना आप खाना कम खाएंगे उतने ज्यादा जल्दी वो खाना पच भी जाएगा। ऐसा ही हम कहते हैं, क्योंकि उतनी ज्यादा जल्दी HCl अपना काम यहाँ पर कर देगा। आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, अब HCl उस खाने को पचा ही नहीं पा रहा है। पचाने का काम तो वैसे आगे शुरू हो रहा है, लेकिन उसके लिए जितना HCl जरूरी था उससे ज्यादा ही आपने खाना खा लिया है। आपने खाना खा लिया यहां तक, आप कई बार कहते हैं कि गले तक खा लिया है। तो उस गले तक का खाने का मतलब क्या है कि आपने पेट इतना ज्यादा भर लिया है, अब जगह कहीं नहीं बची है। तो जब आपने बहुत ज्यादा खा लिया होगा तो उसके बाद प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने वो HCl का पूरा काम बर्बाद कर दिया। ऐसे ही जब आप खाना खाते हैं तो उस समय कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए। HCl जो है वो बैक्टीरिया को मार रहा है, और जितना तेज आपका HCl हो रहा है, तेज ही होता है, वो एसिडिक इन नेचर है। तो इसका मतलब है आपकी जो आगे वाली जो प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया, वो भी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन आप जब पानी पीते हैं साथ साथ में, खाने के साथ साथ में आपने पानी पी लिया है, तो आपने उस HCl को डाइल्यूट कर दिया है। अब वो अपनी प्रक्रिया सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए खाने के साथ साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, और साथ ही साथ में खाना जो है वो बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आप खा लीजिए कि आधे पेट के, कोई कहते हैं कि आधे पेट खाना खा लीजिए, तो आधे पेट का मतलब यही है। और जब आप कहते हैं कि पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो पेट बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपका स्टमक बढ़ रहा है। जो एडिपोज टिश्यू है ना, जो पिछली क्लास में हमने देखा था, वो बढ़ जाता है, और उससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ये तो मोटापे का मतलब है इस तरीके का मोटापा आना। इसका मतलब ये नहीं कि पेट बहुत ज्यादा, ये जो स्टमक है, स्टमक बड़ा नहीं होता है। क्लियर? तो जो एडिपोज टिश्यू है उसमें जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मोटापा उसे हम कहते हैं। और इस मोटापे से बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा मोटापा हो जाएगा, आपके जो घुटने हैं, आपका जो शरीर है, उस पर बहुत ज्यादा जोर शुरू हो जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। जो आपके बन रहा है, ये स्टमक में जो एसिड बन रहा है, हो सकता है उतनी मात्रा में ना बने। तो बहुत सारी इससे प्रॉब्लम भी हो सकती हैं।
हार्ट से संबंधित, क्योंकि पंपिंग जो कर रहा है वो हार्ट ही कर रहा है। अब हार्ट उस तरीके से, हमारा जो हृदय है वो उस तरीके उतना बड़ा तो नहीं होगा ना जितना हमारा शरीर बड़ा बड़ा होता जा रहा है। शरीर बड़ा बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा, तो हमारा जो हृदय है वो उतना ही बड़ा नहीं होता जाएगा, तो इसलिए उसको भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हमारा शरीर बहुत ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके खेत में मशीन लगी हुई है, पंपिंग की एक मशीन लगी हुई है। अब आपने क्या कर लिया, पहले आपका एक खेत था, अब आपके 10 खेत हो गए हैं। तो भैया जो पंपिंग की मशीन है वो 10 खेत में पानी देने के लिए तो नहीं बनी थी, एक ही के लिए बनी थी, तो इसलिए उसके खराब होने की संभावना तो हो सकती है। तो हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है, या फिर ब्लड वेसल से, क्योंकि खून जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू ही जाएगा, उससे बीमारियां हो सकती है। लीवर से संबंधित बीमारियां हो सकती है, पेनक्रियास से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जॉइंट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं जब मोटापा बढ़ता है। तो जब एडिपोज जो टिश्यू है उसकी जो चर्बी है, हम कहते हैं जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो है मोटापा। तो मोटापा होना ठीक है, बात नहीं है। खैर, इसके अलग अलग हिस्से हैं। अगर तो हम इसे कहें कि इसके डिवीजन कौन कौन से हैं, डिवीजन के आधार पर देखें तो इसके 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया है फंडस, देन वी हैव कार्डिया, और तीसरा हो गया हमारा पाइलोरस। 3 हिस्से हो गए हैं। याद रखने, आपने याद रखिएगा कि सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो आपको फंडस दिख रहा है, देन वी हैव कार्डिया एंड देन वी हैव पाइलोरस। यह 3 हिस्से मैं ऐसे करके डिवीजन कर रहा हूं कि ये। लेकिन जब मैं डिवीजन कर रहा हूं कि इसकी एक लेयर निकाल दो, दूसरी लेयर निकाल दो, तीसरी लेयर निकाल दो और चौथी लेयर निकाल दो, जब मैं उन लेयर के बेसिस पर बात कर रहा हूं, जैसे कि लेयरिंग में आपने कुछ आपने खाया है या केला खाया है, तो केला का छिलका ही समझ लीजिए आप। तो पहले आपने केले का छिलका निकाला, हो सकता है उसके अंदर एक और छिलका है तो वो आपने निकाला। तो छिलके के रूप में आप जब देख रहे हैं कि अंदर की ओर कितनी लेयर्स हैं इसकी, तो सामान्यतः इसकी 4 लेयर होती हैं। जो हम स्टमक की बात कर रहे हैं, अब इन 4 लेयर्स के बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका रिलेशन आखिरकार क्या है वो समझना जरूरी है। तो पहले मैं क्या कह रहा हूं कि अगर तो मैं स्टमक को कहूं कि ये स्टमक है और उस स्टमक के अलग अलग हिस्से हैं, ये और ये, तब मैं कहूंगा कि फंडस हो गया है, कार्डिया हो गया, देन पाइलोरस, 3 हिस्से हो गए हैं। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं कि इसके अलग अलग लेयर्स बने हुए हैं, एक लेयर है, दूसरी है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, तो वो 4 लेयर कौन कौन सी है? सबसे जो बाहरी लेयर है, ये केले का छिलका आपने निकाला है, तो सबसे बाहरी जो लेयर है वो होती है सिरोसा, या फिर आप कहें शीर्षा, और दूसरी जो पेशीय परत है उसे आप कहते हैं मस्क्यूलरिस, मसल से संबंधित हो गया है। देन उसके बाद आता है श्लेमिक परत, सब म्यूकोसा, जो आंतरिक परत है, सबसे अंदर की जो परत है उसे कहते हैं आप म्यूकोसा। यही वो म्यूकोसा है जो सबसे अंदर हमारे है। ये तो बाहर वाला है सिरोसा, बाहरी परत है। यही म्यूकस से जो बना हुआ है म्यूकोसा, याद रख सकते हैं, क्योंकि जो पेट की जो अंदरी लेयर बनी होती है वो किससे बनी होती है? म्यूकस से ही बनी होती है, ताकि वो HCl बाहर ना जाए। वह इतना खतरनाक एसिड हमने अपने शरीर के अंदर रखा हुआ है, अगर कहीं बाहर चले गया तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा जो पेट है वो पेट को ही पचा देगा, हमारा जो स्टमक है पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, HCl बाहर आ गया, बॉडी खत्म, जल जाएगा सब कुछ। तो ऐसा होने की स्थिति में उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, एक मिनट जरा, वेट अ मिनट, एक मिनट, ओके ओके ओके, बाहर आ गए थे कोई। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था कि भैया इसमें अलग अलग लेयर्स हो गए, 4 लेयर हो गई हैं। अब उन 4 लेयर के बारे में, वैसे तो ये है 4 लेयर। सबसे अंदरी जो परत है, सॉरी, सबसे जो बाहरी परत होगी वो होगी आपका सिरोसा, ये है सबसे बाहरी परत। ठीक है, उसके अंदर की परत ये हो गई, उसके अंदर की सब म्यूकोसा, ये है आपका म्यूकोसा, जो सबसे अंदरी भीतर वाली लेयर है। अब इस भीतरी लेयर में हमारे पास है सरफेस एपिथेलियम। क्या पिछली क्लास में हमने टिश्यू की जब क्लास पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एपिथेलियम पढ़ा था, कुछ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था। इसी एपिथेलियम टिश्यू में कुछ एक गड्ढे जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, यही जो गड्ढे हैं इससे ही गैस्ट्रिक जो जूस है, जो HCl है ना, उसका सीक्रेशन कैसे हुआ है, बना कैसे है वो। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो बनना शुरू यहां से प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसी में ही एपिथेलियम किससे है? टिश्यू है ना। टिश्यू किससे बना होगा? सेल से बना होगा। लेकिन वो सेल कौन से हैं? तो सेल हमारे पास है, जैसे पेरिटियल सेल हो गया है, इसके बाद चीफ सेल है, एंडो सॉरी
एंटीरो एंडोक्राइन सेल हो गया है। तो 3 सेल है मेजर, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको कि जो हमारा पेट है, स्टमक है, उस स्टमक की जो लेयरिंग है, क्योंकि परतें होंगी उसमें, तो अलग अलग परतें बनी हुई है। सबसे अंदर वाली जो परत है उसे कहते हैं आप म्यूकोसा। इसको याद रखना, सिर्फ बाहर वाली जो लेयर है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम के लिए यही चाहिए, हमें एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्या होता है इसमें, वॉल ऑफ ये इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की वॉल हमने बात कर ली है, तो पहला हो गया आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो अंदरूनी परत है वो एपिथेलियम पर छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। यही जो गड्ढे बने हुए हैं, ये जो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कह रहे हैं हम गैस्ट्रिक पिट्स। अब ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, इसी में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक ये जाते हैं। ये जो गैस्ट्रिक पिट्स है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक जाएंगे और गैस्ट्रिक जूस बना देंगे, वो सीक्रेट यहीं से होता है। और इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं जो अलग अलग प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें सेल्स है, ये वाला हिस्सा ले लिया हमने, या हो सकता है ये वाला हिस्सा ले लिया है, तो इसमें आपको अलग अलग सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये कुछ आपको अलग तरीके का दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, जैसे ये देखो, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर ऐसे करके कुछ आप दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो गड्ढे बने हुए हैं, ये तो है एपिथेलियम ही है, एपिथेलियम टिश्यू है। बना किससे होगा, सेल से बना होगा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। और सेल हमारे पास ये है, तो वो सेल बहुत डिफरेंट डिफरेंट कार्य करते हैं, लेकिन उसमें जो ज्यादा जरूरी है, जो गड्ढे हैं उनको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेंगे। पेरिटियल जो सेल है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा था पेरिटियल सेल, ये करता क्या है, तो ये जो पेरिटियल सेल है, इसकी दो मुख्य चीजें हैं। पहला, ये HCl जो यहां पर बन रहा है, जो पेट में आपका HCl बन रहा है, भोजन के साथ आए ज्यादातर जो बैक्टीरिया है उनको मार देता है। तो सीक्रेशन जो है HCl का, वो पेरिटियल सेल से हो रहा है, जो बन रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि भैया ये सदियों से चला ही आ रहा था, कभी खत्म ही नहीं हुआ है, पहले से ही है, नहीं। HCl का भी सीक्रेशन हो रहा है। तो HCl का सीक्रेशन कहां से हो रहा है, यही जो पेरिटियल सेल थे हमारे पास, ये। तो पेरिटियल सेल से HCl बन रहा है। और HCl काम क्या करेगा, जब हमने भोजन खाया है, उस भोजन में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। मैंने कल परसों भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि पहले के समय में हो सकता है, भैया भोजन कैसे खाते थे पहले के समय में, थोड़ा बहुत याद कर लो कि मक्खियां मक्खियां हैं इधर को। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत सोचने में प्रॉब्लम हो कि अब तो नहीं सोचा जा सकता है। सोच लीजिए पुराने समय में भोजन कैसे खाया करते थे। तो बहुत सारे कीटाणु जाते होंगे, बैक्टीरिया जाते होंगे शरीर में, लेकिन वो बैक्टीरिया मर चुके हैं। कहां पर, HCl में, क्योंकि वह इतना एसिडिक है, एसिड बना हुआ है यहां पर, वो सारे के सारे बैक्टीरिया वहां पर खत्म हो चुके हैं। लेकिन वो HCl बना कहां से, पेरिटियल सेल के द्वारा वो बन रहा है। तो ये बैक्टीरिया को यहीं पर मार दे रहा है। इसके साथ में ही यह प्रोटीन को तोड़ने में भी मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि यहीं से जो पेप्सिनोजिन है, ये इनएक्टिव एंजाइम को सक्रिय करके उसको एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। ये प्रक्रिया जो है चीफ सेल्स के द्वारा भी होती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ये हमको दिख रहा है, HCl दिख रहा है, HCl के साथ ये पेप्सिनोजिन, ये दोनों चीजें मिल गई हैं। ये दोनों चीजें जब मिली, इससे क्या बन गया हमारे पास, पेप्सिन। मैंने क्या कहा, HCl है और HCl के साथ हमारे पास है पेप्सिनोजिन। उन दोनों ने क्या कर दिया, उन्होंने बना दिया पेप्सिन। जब ये पेप्सिन बना, उस पेप्सिन के बनने से ये प्रोटीन का हमारा सिंथेसिस शुरू हो चुका है। प्रोटीन को जो कहते हैं हम, प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है, या फिर तोड़ने में, सॉरी, प्रोटीन जो तोड़ना है वो शुरू हमारे स्टमक से हो चुका है। लेकिन ये जो सीक्रेशन होता है वो ज्यादातर चीफ सेल्स से होता है। तो चीफ सेल्स के द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है पेप्सिनोजिन। तो दोनों याद रखना है, ये बैक्टीरिया को मारने में मदद कर रहा है, और साथ ही साथ में जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजिन सीक्रेट कर रहे हैं, उससे पेप्सिन बन रहा है। और पेप्सिन से ही जो प्रोटीन है वो टूटता है। एक हिस्सा प्रोटीन का हो गया, दूसरा हिस्सा प्रोटीन का हो गया है, और ये प्रोटीन का तीसरा हिस्सा हो गया है। तो यानी कि प्रोटीन टूट चुका है। प्रोटीन को तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़ा कैसे जाता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पेप्सिनोजिन और HCl और पेप्सिनोजिन मिलकर के पेप्सिन बनाएंगे, और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा, ताकि वो यूजेबल फॉर्मेट हो जाए ना। हमें यूज भी तो करना है प्रोटीन, आपने खाने में खा तो लिया है, लेकिन वो यूज कैसे करें। यही जो चीफ सेल्स हैं, पेप्सिनोजिन, जो मैंने आपको अभी बताया, पेप्सिनोजिन नाम का
जो निष्क्रिय इनएक्टिव एंजाइम वो बनाते हैं, वो HCl की मदद से क्या कर लेंगे, इसको पेप्सिन में बदल देंगे और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने में मदद कर लेगा। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया है जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी शुरू हुई है हमारे स्टमक से। इसके बाद म्यूकस नेक सेल्स है, नॉट इंपॉर्टेंट। देन वी हैव दिस एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर हार्मोन का सीक्रेशन होता है लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ चीफ सेल्स के बारे में जानना था और ये सेल्स पेरिटियल जो सेल्स हैं उनके बारे में जानना था। दो चीजें खत्म हो गई हमारी। इसके बाद आते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिस गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब जो सीक्रेशन हुआ है, क्योंकि HCl भी है, पेप्टीन भी बन चुका है, पेप्सिन भी बन चुका है हमारा, तो वो सारे के सारे जो चीजें हैं, पेट के सभी सीक्रेशंस जैसे हार्मोन्स हो गए, वो सारा का सारा सीक्रेट होकर के हमारा बना रहा है गैस्ट्रिक जूस। ये जो यहाँ पर चल रहा है ना, ये हमारा पूरा यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रिक जूस बना होता है। अब जब यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस बना होगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके बाद जब एंटर करेगा तो उसे हम कहेंगे काइम। इंपॉर्टेंट है कि जब देखो यहां से एंटर हुआ था, फूड एंटर हुआ था, तब हमने उसको कहा था बोलस। बोलस पेट में पहुंचा, HCl, उसके बाद जब भोजन निकलेगा तो उसे हम कहेंगे काइम। और ये एग्जाम में पूछा गया है, यही ये टर्म है, कई कहते हैं इसको चाइम, कई कहते हैं काइम। तो वैसे जो चाइम है, CH पढ़ने में तो चाइम ही होना चाहिए, लेकिन कहा जाता है काइम। तो इसके बाद ये जो पायरोलिक स्फिंक्टर है, क्योंकि ये पेट हो चुका है, स्टमक है, स्टमक के बाद जब इसकी एंट्री होती है इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद, तो इसलिए याद रखिएगा इसके बाद हम कहेंगे उसको काइम। पहले बोलस है और उसके बाद यहां से जब भोजन आगे निकला हुआ है तब हमने उसने काइम कह दिया है। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं। ये तो सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। गैस्ट्रिक जूस जो है लगभग 1.5 से 2 लीटर के आसपास बनता है हर एक दिन पेट में। पेप्सिन है और HCl एसिड हो गया है, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक। ये प्रोटीन का बनना आपका शुरू हो चुका है, पेप्टाइड, प्रोटीन भी पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी के लिए आपको जानने की जरूरत उसको नहीं है, हाईली एसिडिक होता है वो। ठीक है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। कौन कौन सा है, एक होता है उसमें HCl जो मैंने आपको अभी बताया, एंड देन वी हैव पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है, यही प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बनाता है। लेकिन उसको हेल्प किसने की, यहां पर प्रोटीन बना कैसे, प्रोटीन को तोड़ा कैसे पहले, तो वो HCl और उसके साथ पेप्सिनोजिन, वो दोनों मिले, प्रोटीन टूटा। उस प्रोटीन को टूटने के बाद उसे एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पेप्सिन एंजाइम। यही पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का तोड़ करके उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। इसके बाद आता है एक रेनिन एंजाइम। ये है गैस्ट्रिक जूस के पार्ट्स, एक HCl हो गया है, पेप्सिन एंजाइम हो गया है एंड रेनिन एंजाइम हो गया है। अब ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, दूध को पचाने में मदद करेगा। इसलिए बच्चों में ये ज्यादा होता है, जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद उसका काम नहीं रह जाता है ज्यादा, क्योंकि बच्चे लगातार दूध पीते हैं, लेकिन बड़ों में फिर ये जो एंजाइम है ये कम कम होता जाता है। ठीक है, मिल्क को पचाने में या उसे डाइजेशन में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं काइमोसिन। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना है कि जो रेनिन एंजाइम है वो किस चीज में मदद करता है, मिल्क के डाइजेशन में। और बच्चों में ये जो एंजाइम है रेनिन एंजाइम ये ज्यादा होता है, और जब व्यक्ति बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद ये इसकी ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती है रेनिन एंजाइम की। म्यूकोसल बैरियर क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये इसकी जो लेयर है, मैं क्यों बता रहा हूं इसको फिर से। म्यूकोसल लेयर इसलिए है क्योंकि HCl है अंदर, अगर HCl बाहर आ जाए तो फिर पेट खुद को ही पचा लेगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है HCl इतना कोरोसिव होगा तो पेट खुद को ही पचा सकता है, सेल्फ डाइजेशन उसे कहते हैं हम। इसलिए इसकी एक लेयर बाहर होती है जिसे हम कहते हैं दिस म्यूकोसल बैरियर। अब ये म्यूकोसल बैरियर अगर मान लेते हैं ढंग से काम ना करे, ये सुरक्षा कवच जो है वो कमजोर पड़ जाए या टूट जाए, थोड़ा बहुत बिखर जाए, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अल्सर। जब ये दीवार को पचाने लग जाते हैं उसमें घाव पड़ जाएंगे, जैसे ये हमें घाव दिखाई दे रहे हैं थोड़े थोड़े। इसीलिए पेट में जब इस तरह के घाव हो जाते हैं उसे कहा जाता है अल्सर, क्योंकि अंदर HCl है ना भैया, तो हमारे पेट में ऐसे हो सकता है घाव शुरू होना हो जाए। दीज आर स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इस तरह के जो बड़े बड़े घाव बनना होते हैं हमारे शरीर में, इसे अल्सर कहा जाता है। क्लियर है। अब इस अल्सर के लिए क्या दिया जाएगा, कुछ एक दवाइयां दी जाएंगी, क्या दवाइयां दी जाती हैं इसके लिए। कौन सी दवाइयां, कई बार ऐसा होता है कि दवाइयां खाने से भी हो जाता है, ज्यादा दवाइयां खा ली तो तब भी हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए दी जाएगा एंटासिड।
और एंटासिड जो है वो क्यों दिया जाता है? जब भी आपको स्टमक में जलन होती है, लॉजिकली सोच लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जलन होगी पेट में तो आपको दिए जाएंगे एंटासिड। एंटासिड तभी दिए जाते हैं जब आपको पेट में जलन होती है। तो वही ये वाली प्रक्रिया है। ये अल्सर जो है, हार्ट बर्न हो गया है या फिर इंडाइजेशन है, उससे रिलीफ दिलाने के लिए एंटासिड आपको दिए जाते हैं। और एंटासिड वो वाली दवाइयां हैं जो स्टमक की जलन को कम कर देती है। तो जब भी पेट में जलन हो रही है तो उसको जरूर डॉक्टर के पास दिखाइएगा। इसके अलावा जो पेन किलर है, अगर कोई बहुत ज्यादा पेन किलर खा रहा है, हो सकता है उससे भी हो जाए, तो इसलिए कई बार जो पेन किलर्स है वो चेंज कर दवाइयां चेंज कर दी जाती है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के यूज से होती हैं, तो इन दवाओं को चेंज कर दिया जाता है। या फिर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में एच पाइलोरी, पाइलोरी क्या याद है? मैंने कल बताया था पाइलोरी। ये जो पाइलोरी है ये किस चीज से संबंधित है? पिछली क्लास को याद करो, पाइलोरी मैंने कल बताया था, उसके कारण भी हो सकती है। व्हाट इज पाइलोरी? आई हैव डिस्कस्ड। तो ये हमने कर लिया है, जे आकार का होता है, स्टमक जे आकार का होता है, 3 हिस्से इसके हो गए, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। HCl पेप्सिन होता है, देन वी हैव रेनिन। प्रोटीन, देन वी हैव पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, दूध ये कैसिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहां पर भी था ना कहीं पर कैसिन प्रोटीन के बारे में? नहीं था यहां पर, नहीं था, चलो। देन काइम बदल जाता है और फिर छोटी आंत में ये चल जाता है। खाना स्टमक से आगे जाकर के अब छोटी आंत तक पहुंच गया है। यही वो छोटी आंत है जहां पर मेजर एक्टिविटी या मेजर जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो छोटी आंत में ही हो रहा है। इससे पहले पेट में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, वहां पर तो थोड़ा बहुत प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हुआ है, HCl है, वो सब चीजें हैं। लेकिन इसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का, वो हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। याद नहीं है कल क्या पढ़ाया था? कुछ तो पढ़ाया होगा, ऐसे इससे संबंधित मैंने कल पढ़ाया हुआ है कल। नहीं? याद ही नहीं है कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है पढ़ करके नहीं आए हैं। मुझे जीवन में पढ़ करके तो आना ही पड़ेगा ना। वैसे कितने लोग आज पढ़ करके आए थे? अरे मैंने आपसे पूछा जो है वो पूछा है मैंने पाइलोरी। कल ही तो मैंने बताया था, कुछ इससे संबंधित तो था। बैक्टीरिया है, क्या करता है वो? अच्छा ठीक है, क्या करता है वो? कल थोड़ी बहुत चर्चा तो हुई थी, जैसे जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो चर्चा हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। याद आ जाए तो मुझे बता देना फिर। छोटी आंत की बात करें तो लगभग 20 फीट लंबी है। 20 फीट का मतलब है मेरी जो हाइट है वो लगभग 5-10 के आसपास है। यानी कि जो हाइट है, आपको इस तरीके से 5-5 फीट के आप ऊपर देखो तो 20 फीट तक जा रहे हैं। तो 20 फीट इसकी लंबाई है, 20 फुट लंबी है, 10 फुट का एक कमरा है, तो इससे ही आप जोड़ते जाइए ऊपर को 30, तो 2 कमरे 2 फ्लोर आप समझ लीजिए, है ना। तो 20 फीट तक आपका जो इसकी लेंथ है वो 20 फीट है। और 1 इंच जो है इसका व्यास भी है, डायमीटर भी है, मस्कुलर की तरह, मस्कुलर ट्यूब की तरह बनी होती है। अब काइम जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जा रहा है। काइम क्या था? पहले बोलस था जब आपने एंटर किया, अब पेट में गया है तो पेट से आगे जब खाना निकला है तो उसने काइम कह दिया है। क्लियर? इन्फेक्शन होता है एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लीवर आपको दिख रहा है, इधर को लीवर भी आएगा, अभी स्टमक है, इसके इधर को आपको लीवर दिखाई दे रहा है, इधर आपको स्टमक है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो अंदर है ना स्मॉल दिख रही है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, इस तरीके से खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अभी खाना खाया था, पेट में गया है, पेट के बाद जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भैया ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे करके। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया डॉक्टर यहां से ऊपर की ओर करो, इधर को इधर को, इधर को नीचे को। क्लियर है?
यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से क्योंकि खाना जो है वो ऐसे आता है, ऐसे ज्यादा है, देखो ऐसे आ रहा ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो वो खाने का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, वो पहले यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर इसकी बात करें, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हमारी एक कहानी हो गई लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसके भी अलग अलग हिस्से होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कितनी लंबी होती है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पर प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, उन सब का यहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके आगे हमें जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो अब्सॉर्प्शन हो रहा है सिर्फ कुछ एक पदार्थों का, जैसे बचा कुचा जो है, या फिर हम कहें कि वाटर है, उस वाटर का पूरा एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो आगे जाकर के हो रहा है। इसके अलावा विटामिन के होती है एक, जिसका एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कई बार आपको एग्जाम में आ जाए तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो मोस्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसी वाले हिस्से में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ये वाला जो हिस्सा है इसमें पूरा का पूरा जो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है? तो वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। उस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। उस 3 हिस्से में ड्यूडेनम, जेजुनम, तीसरा है इलियम। तो 3 हिस्से हो गए हैं। इसमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही वाला है, ड्यूडेनम। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा बहुत और आसानी से समझते हैं। अब क्योंकि यहां पर अब रोल शुरू हो जाता है लीवर का, पैनक्रियाज का, बाइल का, बाइल डक्ट, ठीक है, इन सब का थोड़ा थोड़ा यहां पर अभी काम है, इसलिए हमें इसकी चर्चा तो करनी पड़ेगी। तो वी हैव ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम क्या है? इसका पहले वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो है ये लगभग 25 सेंटीमीटर है, शॉर्टेस्ट पार्ट है। देखो मैंने कहा कि 20 फीट है, तो उस 20 फीट में से सिर्फ और सिर्फ 24 से 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आप रख लो या 25 सेंटीमीटर आप रख लो, उसकी लेंथ सिर्फ इतनी ही है। कहां से कहां तक? यहां से पायरोलिक स्पिंक्टर से आगे जाकर के कुछ सी आकार का, जो आपको ये दिख रहा है ड्यूडेनम, ये सी के शेप का होता है। पेट किस आकार का होता है? जे आकार का। ड्यूडेनम जो इसके आगे वाला हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले वाला हिस्सा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले वाला जो हिस्सा है, इतना कर समझ लीजिए आप, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, उसे हमने कह दिया ड्यूडेनम। सी शेप का होता है और इसके बाद ये जेजुनम से जुड़ जाए, आगे जाकर के जेजुनम से जुड़ जाएगा। जेजुनम कहें आप, जेजुनम कहें। यहां पर क्या क्या काम है? अब पैनक्रियाज हो गया है, लीवर है और गॉल ब्लैडर है। इन तीनों का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि लीवर, ये पैनक्रियाज या फिर गॉल ब्लैडर जो है, ये यहां पर क्या काम कर रहे हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस का काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब आप खाना बना रहे हैं तो उस खाना बनाने के लिए आपको पानी भी चाहिए होता है ना, तो पानी आप उसमें डालते हैं। कई बार दाल का पानी होता है तो दाल के पानी को भी डाल देते हैं। टमाटर होते हैं तो टमाटर से भी पानी निकलता है। तो अलग अलग प्रक्रिया है, पानी कैसे जुड़ता है, फिर जाकर के आपका तड़का लगता है, खाना बनता है। उसी प्रक्रिया से इसको भी समझ लीजिए कि जब आप ये खाना पचेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जूसेस की जरूरत पड़ेगी। वो जूस कहां से मिलेगा? वो जूस मिलेगा लीवर से, और उसमें इंपॉर्टेंट रोल आपका रहेगा पैनक्रियाज का एंड गॉल ब्लैडर का, ठीक है, ये दोनों का। अब जो बाइल है, जो बाइल निकल रहा है, वो यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में यहां पर स्टोर हो रहा है। यानी कि ये लीवर है, लीवर से बाइल निकला और वो बाइल स्टोर हो गया है गॉल ब्लैडर में। इसके अलावा पैनक्रियाज है, इसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और पैनक्रियाज में ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च हो गए हैं या फिर डाइसेकेराइड हो गए हैं, डाइसेकेराइड प्रोटीन है, बसा है, उनका अपघटन करने के लिए, तोड़ने के लिए वो जरूरी है। लेकिन इसको और ज्यादा आसानी से समझते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे पास बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, ये आपका पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर हो गया है। यहां से लीवर है, यहां ऊपर लीवर है, तो लीवर से सिक्रेशन हो रहा है बाइल का, ये समझ लीजिए आप, यहां पर लीवर है, ठीक है। उस लीवर से सिक्रेशन हो रहा है बाइल का। ये लीवर से डक्ट लगी हुई है, डक्ट यानी कि नलियां लगी हुई हैं। तो लीवर से 2 डक्ट लगी हुई है इस तरीके से, है ना, डक्ट फ्रॉम द लीवर। अब लीवर से जो डक्ट लगी हुई है, जो बाइल स्टोर हो रहा है, यहां से क्या आ रहा है? बाइल। हिंदी में कहते हैं इसको पितरस कहते हैं, है ना, पितरस कहते हैं इसको हिंदी में। लीवर से बाइल आ रहा है, ये डक्ट है, 2 नलियां हैं, नलियां आ रही है, देखो नीचे की ओर जा रही है नली, लेकिन एक नली यहां भी जा रही है। तो ये आपका है गॉल ब्लैडर। इसी गॉल ब्लैडर में ही पथरी हो जाती है,
ये रिमूव करना पड़ जाता है कई बार। ये वाला जो गॉल ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है, अब बाइल नहीं आएगा हमारे पास सीधे सीधे, क्योंकि वो स्टोर हो रहा था यहां पर। क्लियर? खैर, यहां से दो नलियां आ रही हैं, ये नीचे की ओर जा रहा है, देखो बाइल यहां से आ रहा है। वैसे यहां पर जो ये दिख रहा है आपको, दिस इज पेनक्रियास, और इसमें जो ये वाली डक्ट दिख रही है आपको, ये नलियां जो दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है इन्हें कहा जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई है, ये यहां से बाइल डक्ट हो गई है, यानी कि दो नलियां हैं। जैसे यहां से एक नली आ रही नीचे को, यहां से भी एक नली आ रही है, इन दोनों में से जूसेस निकल रहे हैं, और वो जूस जो है यहां से जो खाना आ रहा था उस खाने पचाने में ये मदद कर रहे हैं। ये है डियोडेनम, ये है डियोडेनम आपका, यहां वाली जो पाइप आपको दिख रही है यहां पर, ये जो नली आपको दिखाई दे रही है, इस नली में खाना आ रहा था और ऊपर से दो जूस भी आ गए जो इस खाने में पचाने में मदद कर रहे हैं। एक यहां से बाइल डक्ट से बाइल जूस आ रहा है, और यहां से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है पेनक्रियाटिक डक्ट से, यानी कि उस डक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ नली। तो इस नली से और एक यहां से नली आ रही है नीचे को, और जो बचा कुचा है वो यहां पर स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में। क्लियर है? तो इतना आपको यहां से जानना जरूरी है। क्लियर? एक यहां पर ये जो लिखा हुआ है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो का मतलब वही है जो लीवर से संबंधित है। कहीं पर भी ऐसा लिखा होगा हिपैटो या हिपैटिक जो लिखा होगा, कहीं पर भी ऐसा लिखा होगा तो वो सीधा सीधा संबंधित है लीवर से। जैसे कि हिपैटिक डक्ट लीवर से आने वाली, हिपैटिक सेल्स लीवर की कोशिकाएं, हिपैटिक फंक्शन लीवर का कार्य। तो इसीलिए अगर यहां पर कहीं पर भी और जगह पर भी लिखा होगा हिपैटो हिपैटिक, तो वो सारा का सारा संबंधित होगा लीवर से ही। हिपैटिक सेल्स होती हैं लीवर की सेल्स, हिपैटिक डक्ट होती है लीवर से आने वाली जो सेल्स हैं, तो यही आपका लीवर हो गया है। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहां पर गॉल ब्लैडर। लीवर से बाइल का सीक्रेशन हो रहा है, पित्तरस जिसे हम कहते हैं, पित्त। यहां से पित्तरस का आना है और वो स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में। नीचे जाकर के आप देखिए, ये जो नली है और यहां से जो नली है, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। आप मिल जाइए, ऐसे समझ लीजिए आप। इसे कहा जाएगा फिर कॉमन बाइल डक्ट। दोनों कॉमन ही हो रहा है ना, यहां से भी आ रहा था, यहां से भी आ रहा था, तो दोनों आपस में मिल गई। और इधर से तो हमारा खाना आ रहा था, ये हमारे साथ खाना आ रहा था, और इस खाने में मदद कर रहे हैं ये दो जूसेस, एक ऊपर से बाइल आ रहा है और एक यहां से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है। इतना क्लियर है? यहां तक कोई संशय है? कोई संशय है तो बताओ, मुझे जरा पानी लाने दो उतने में। मैसेज करो जरा, बताओ बताओ, डाउट है तो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कहां गया पेन? इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे हम। ये काइम जो है, एसिडिक काइम यहां पर आया, जो थोड़ा बचा कुचा खाना था, ये हाईली एसिडिक है यहां पर। अभी लीवर से मैंने कहा कि यहां पर बाइल जूस आ रहा है। अब ये जो बाइल जूस है ये ग्रीनिश कलर का है, ग्रीन कलर का है तरल पदार्थ, और लीवर में ये बन रहा है बाइल, बाइल की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर इसके बाइल के दो कंपोनेंट हो गए हैं। क्लियर? मैंने क्या कहा, जैसे ये लीवर है, ये लीवर है, यहां से दो तरीके का इसके दो कंपोनेंट है। जो बाइल है, पित्त है, जिसे हम पित्त कहते हैं, पित्तरस, इसके दो कंपोनेंट हो गए।
दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला जो कंपोनेंट है वो है बाइल सॉल्ट, यानी कि इसमें अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स हैं। कौन कौन से सॉल्ट हैं इसमें? जैसे कि कॉलिक एसिड हो गया है, एंड सॉल्ट्स डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स, बाइल एसिड्स हो गए हैं, कॉलिक एसिड, अलग अलग तरीके के हैं। और ये बनते हैं लीवर में कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, लीवर में कोलेस्ट्रॉल से ये बनेंगे। अब यही फैट के इमल्सिफिकेशन में सहायता करते हैं। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट क्या होता है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये एग्जाम में आ चुका है। पायसीकरण होता है, या हिंदी में पायसीकरण कह सकते हैं, या देखिएगा हिंदी में कुछ और तो नहीं कहते हैं कहीं, मेरे ख्याल से पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जैसे एक बड़ी बूंद है तेल की, ठीक है, एक तेल की बड़ी बूंद है, उसको थोड़े छोटे से टक में कन्वर्ट करना है, फैट वही तो है ना। तो बड़ी बूंद है, उस बड़ी बूंद को छोटी बूंद में कन्वर्ट कर देना तेल की, क्योंकि तेल जो है उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये समझिए आप। चिपचिपा होता है बहुत ज्यादा, या आप पानी में जो आपने तेल डाला है तो वो उसमें मिलता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत छोटी 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 बूंदें कर दी हैं, और वो हुआ किसके कारण है? जो बाइल डक्ट से बाइल आया हुआ है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वही हुआ है कि हमारे शरीर में जो फैट जा रहा है खाने में है, तो उसका इमल्सिफिकेशन कैसे होगा, उसको तोड़ना कैसे होगा, तो वही आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। तो वो किया जाता है यहां से बाइल सॉल्ट के द्वारा। तो बाइल में दो तरीका हो गया, पहला बाइल सॉल्ट है, और इसीलिए जब भी आप इस पैनक्रियाज को सॉरी क्या था, इस गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, जब इसमें पथरी हो जाती है, और वो पथरी होती क्यों इस बारे में बताता हूं मैं। जब इसमें स्टोन हो जाता है तो इसको रिमूव करना पड़ जाता है। इसका मतलब जो बाइल आ रहा था, और वो बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट में काम कर रहा था, यानी कि जो फैट है उसको तोड़ने में मदद कर रहा था, वो अब नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी ऐसे फॉर एग्जांपल मीट हो जाता है, या जो तेल तेल जिसमें वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जिनका ऑपरेशन हुआ होता है गॉल ब्लैडर का, वो जो तेल से बनी हुई चीजें हैं वो ज्यादा उनको ना खाएं, क्योंकि वो पचेगा नहीं, और फिर उसमें हीट बर्न शुरू हो जाएगी, यहाँ छाती में दर्द शुरू होना हो जाएगी, आप कहेंगे भैया कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो वो इसी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस नहीं आया हुआ है, और वो बाइल जूस ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम कर रहा था। इतना क्लियर है? और इसके बाद जब ये फैट यहाँ पर नहीं आया है, देखो यहाँ से है, ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, ये गॉल ब्लैडर बाद में रिमूव भी होता है, यानी कि यहाँ से सीक्रेशन हो रहा है, ये देखो सीक्रेट हो रहा है, और सीक्रेशन, ये गॉल ब्लैडर है जहां पर बचा कुचा वो चीजें बची हुई, यहाँ पर सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर दैट एड्स इन द डाइजेशन स्पेशली द फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। जो भी फैट से संबंधित चीजें होंगी जिसका ये रिमूव किया जाएगा गॉल ब्लैडर, उसको कहा जाएगा कि जो फैट से संबंधित चीजें हैं जिसमें ये होगा वो ना खाएं। दूसरा, इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं। पहला मैंने क्या कहा, जो बाइल है, जो पित्त है, उसमें दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है ये जो बाइल है। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया है, ये बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल सॉल्ट्स क्या कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट समझ लीजिए, कि फैट को पचाने में मदद कर रहे हैं, तोड़ने में मदद कर रहे हैं, ब्रेक डाउन में मदद कर रहे हैं। इसके साथ में ही इसमें पिगमेंट्स है, ये बाइल पिगमेंट्स। दो तरह के वर्णक है, पहला हो गया है बिलीरुबिन जिसका रंग पीला है, और दूसरा हो गया है बिलीवर्डिन, और उसका रंग होता है हरा। बाद में जाकर के ये भी आपका कन्वर्ट वैसे इसमें ही होता है, लेकिन अभी के लिए जान ले कि दो तरीका, पहले बाइल है, कहां से सीक्रेट हो रहा है, लीवर से, लीवर से सीक्रेट हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, और ये दो तरीका है, ये बाइल जो है वो दो तरीका है। दो तरीका कौन कौन सा, एक सॉल्ट्स हो गया हमारे पास, और दूसरा हो गया है ये पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स, दो कलर का, एक पीले का एक हरा रंग का। यही जो बिलीरुबिन है, इसका निर्माण जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके टूटने से हुआ है। चाहे आपका लीवर से समझ लीजिए, वहां सीक्रेट तो हो रहा है, तो आरबीसी के टूटने से बिलीरुबिन का निर्माण हो रहा है। क्लियर है? ये वाला जो बिलीरुबिन आपको दिख रहा है ना, इस बिलीरुबिन का निर्माण जो हो रहा है वो आरबीसी के टूटने से हो रहा है। और यही लीवर से मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, उस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से लीवर इसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। अगर मान लीजिए है यकृत है, जो लीवर है हमारा, उस लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंफेक्शन हो जाए, अब इंफेक्शन हो गया है, जो ये आरबीसीज थी, जो पुरानी वाली आरबीसीज थी, उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो बाहर शरीर से नहीं निकल रही है जिससे निर्माण हो रहा था इसका, जो पीली वाली हमारी बिलीरुबिन है, जो पिगमेंट है दो तरीके, तो पीला वाला जो है, पीला रंग जो है, उसका निर्माण आरबीसी के टूटने से हो रहा था। कब?
जब लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है उससे ये बाहर निकल रहा था। लेकिन मान लेते हैं कि लीवर में इंफेक्शन हो गया है, तो जब इंफेक्शन होगा वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है तो ये जो आरबीसीज हैं, ये मेटाबॉलिज्म है नहीं हुआ है, तो बिलीरुबिन जो है उसका मेटाबॉलिज्म रुक गया है। बिलीरुबिन का जब मेटाबॉलिज्म रुक गया तो ये हमारे खून में मिल जाएगा। जब ब्लड में मिल गया तो हमारी जो स्किन है या पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है वो पीला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में मिल गया है। तो उसे ही कहते हैं हम पीलिया, जॉन्डिस जिसे कहा जाता है। क्लियर है? अभी हमने जो प्रक्रिया है वो कहां से समझी है? लीवर से ही समझी थी हमने। ठीक है जी। और यहीं पर जो आरबीसीज हैं उनका मेटाबॉलिज्म किया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म, और उसी मेटाबॉलिज्म के तहत जो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक जाता है अगर लीवर में इंफेक्शन हो जाए। और ये पीला होता है, इसलिए हमारा जो पूरा शरीर है वो पीले रंग का होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं उसको पीलिया हो जाना। तो वो पीलिया हो जाना शुरू यहीं से हुआ है। डाउट तो नहीं है कुछ? तब बता देना है मुझे। अब जरूरी है, पीलिया का एक कारण ये भी है। ठीक है, उसके बाद है पेनक्रियास। हमने गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ा अभी। लीवर या लीवर से गॉल ब्लैडर लिंक्ड है आपका, और यहीं से आपका सिक्रेशन हो रहा है बाइल का। यहां से सिक्रेशन हो रहा है बाइल का, और बाइल स्टोर हो रहा है आपका गॉल ब्लैडर में भी स्टोर होता है। इसके अलावा जो बाइल है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपका रंग यानी कि पिगमेंट दो तरीके का हो गया है। इसके अलावा उसमें सॉल्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स में, यानी कि फैट को तोड़ने में मदद करते हैं। तो लीवर से सीक्रेट होता है बाइल। बाइल जो है वो जाता है हमारे डियोडेनम में, जहां पर इसके साथ में ही पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। और वही जो पेनक्रियाटिक जूस है वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अब। दूसरा हमारा हिस्सा है पेनक्रियास। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो वो लीवर ही है। इसलिए दोनों को याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए दोनों ज्यादा जरूरी है। वजन कितना है? 600 से 900 ग्राम है। ये मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या हो गया है? यानी कि ये दोनों तरीके काम करती है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी। अब ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये जो पेनक्रियास है यहां पर, ये दो तरीके का काम कर रहा है। एक एंडोक्राइन, ये जो पेनक्रियास है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पेनक्रियास दो तरीके का काम कर रहा है। एक एंडोक्राइन ENDO और एक एक्सोक्राइन। और ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, एक एक्सोक्राइन सॉरी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरीके का काम कर रही है। ये एंडो भी एक्सो भी, और एकमात्र एक ग्रंथि है। लेकिन कौन कौन से कार्य करती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है लीवर के बारे में। लीवर का क्या काम है उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। बस लीवर से संबंधित जो है वो गॉल ब्लैडर था, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थोड़ी सी। ठीक है, दिस इज गॉल ब्लैडर, और किस तरीके से ये सीक्रेट करता है बाइल का। और उसी बाइल के बारे में हमने पढ़ा कि उसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका सॉल्ट हो गया है और दूसरा आपका बाइल पिगमेंट हो गया है। और उसी बाइल पिगमेंट में यहां पर बिलीरुबिन का जो निर्माण है वो आरबीसी के टूटने से ही होता है। और लीवर जब उसका निर्माण हो चुका है, बिलीरुबिन का निर्माण हो चुका है आरबीसी के टूटने से, तो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया से ये बाहर निकाला जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। जब मेटाबॉलिज्म रुक गया है तो ये जो बिलीरुबिन है हमारे खून के साथ मिल जाएगा, और हमारा जो शरीर का कलर है वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे पीलिया। और इसमें आपका यूरिन का जो रंग है वो भी पीला हो जाता है, जो तो पीलिया हो गया है। पेनक्रियास के बारे में आप पढ़ रहे हैं, यही है आपका पेनक्रियास। और यही में आपको दिख रहा है ये पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये पेनक्रियास है, ये नली यहां से दिख रही है पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हो गया पेनक्रियाटिक जूस यहां से जा रहा है। ऐसे ही करके ऊपर से ये जो आपको दिख रहा है यहां पर लीवर, और लीवर से हमारा आ रहा है यहां से बाइल। और बाइल मैंने दो तरीका आपको बता दिया है, एक सॉल्ट के प्रकार का और एक उसका पिगमेंट। ये बाइल है, ये गॉल ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है। यहां से आ रहा है बाइल डक्ट, ये दोनों की दिख रही है यहां पर कॉमन डक्ट। ठीक है, ये कॉमन डक्ट है, यानी कि यहां पर ये बाइल भी आ रहा है, यहां से पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। और यहां से हमारा भोजन आ रहा था अभी तक। ये भोजन कौन सी नली में आ रहा है? डियोडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। अभी हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, पेनक्रियाज के बारे में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कहां चले गए हैं। बस ये वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया है, ये वाला भी सेक्शन हमने कवर कर लिया है, ये वाला रह गया है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि यहां पर ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा था? वी आर टॉकिंग अबाउट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के कार्य क्या है? ये जो पेनक्रियाट है ये इसके दो फंक्शन होते हैं, एक आपका एक्सोक्राइन और एक आपका एंडोक्राइन। तो
तो फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज पहला हो गया आपका एक्सोक्राइन, यानी कि एंजाइम का यहां पर सीक्रेशन कर रहा है ये। तो एक्सोक्राइन में 3 तरीके जो एंजाइम हैं उनका सीक्रेशन किया जा रहा है। कौन कौन से सीक्रेशन एंजाइम है? एंडोक्राइन का मतलब है वो सीधा सीधा सा, यहां पर एंडोक्राइन है जो हमारे खून के साथ सीधा सीधा मिल रहा है, उसे तो हम एंडोक्राइन कहते हैं ना। एक्सोक्राइन यानी कि बाहरी प्रक्रिया। तो उस बाहरी प्रक्रिया में ये 3 प्रकार के जो एंजाइम है उसमें मिलते हैं हमें पेनक्रियाज में ही। पेनक्रियाज में 3 एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस जो है यहां पर 3 एंजाइम है जो पेनक्रियाज ने सिक्रेट किया है। 3 एंजाइम कौन कौन से है? पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है अमाइलेज और तीसरा हो गया लाइपेज। क्या काम करते हैं? ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन में या पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि प्रोटीन यूजेबल फॉर्मेट में हमारे शरीर में आ जाए तो वो काम किया जाता है ट्रिप्सिन के द्वारा। इतना ही याद रखना है कि प्रोटीन हमारे शरीर में यूजेबल फॉर्मेट में आ जाए उसे हम कहेंगे ट्रिप्सिन। दूसरा हमारे पास है अमाइलेज, यानी कि ये स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है, याद रख लेना है। तीसरा है लाइपेज, फैट को फैटी एसिड्स में या फिर ग्लिसरॉइड में ये कन्वर्ट कर देता है। तो 3 तरीके एंजाइम है इसमें, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। और साथ ही साथ में यहां पर कुछ बाइकार्बोनेट भी होते हैं। बाइकार्बोनेट क्या करेंगे? जैसे कि हमारे शरीर से, पेट से अभी खाना आ रहा था, काइम जिसे हम कह रहे हैं, खाना आ रहा था वो एसिडिक था क्योंकि पेट में भी तो एसिड थे। तो बाइकार्बोनेट क्या कर देते हैं? उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब पेट से खाना आगे गया, स्टमक से खाना आगे गया था और स्पिंक्टर हमने उसको कह दिया है लोअर स्पिंक्टर, तो स्पिंक्टर से खाना आगे गया था, काइम हमने उसको कह दिया, लेकिन वो एसिडिक था। जो बाइकार्बोनेट है आगे डिओडेनम में, वो बाइकार्बोनेट कहां से आए हैं? वो भी पेनक्रियाज से ही आए हैं, ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। अब क्योंकि अभी अभी वो यहां से निकला, आप ये समझ लीजिए कोई व्यक्ति अभी आग से झुलस झुलस के आगे निकला हुआ है तो वो भी तो गर्म ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप मान लेते हैं कुछ आपने कोई चीज आग में रखी है, थोड़ी देर आप आग में रखी है, अब फिर थोड़ी देर के बाद आपने उसे उठा दिया है तो आप जल जाएंगे। तो आप ना जलें इसके लिए हमारे शरीर का अगले वाला जो हिस्सा है ड्यूडेनम, उसमें पेनक्रियास क्या कर देगा? बाइकार्बोनेट बना देगा ताकि उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। एक तो 3 एंजाइम्स हो गए हमारे पास, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। ये 3 काम इसके हो गए हैं एक्सोक्राइन का जो है। दूसरा है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में इसका पेनक्रियास का काम क्या होता है? हार्मोन का सीक्रेशन कर देना, इसलिए इसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अंतस्रावी जो काम है, यानी कि इससे अंतस्रावी का मतलब है अंदर की तरफ स्त्रावन करना, अंतर की ओर सीक्रेट करना, यानी कि सीधे सीधे खून में मिल जाना, ब्लड में मिल जाना। लेकिन ये जो है, ये जो एक्सोक्राइन है, यहां पर ये खून में नहीं मिल रहा है, ये तो कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन को पेप्टोन में, ये कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को माल्टोज में, ये कन्वर्ट कर रहा है लाइपेज कन्वर्ट कर रहा है फैट को फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉइड में। तो ये कन्वर्ट करने एंजाइम है ये। लेकिन इसके अलावा ये कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्लियर है? अब मैंने पहले ही कहा था कि कंफ्यूज नहीं होना है, उस कंफ्यूजन की प्रक्रिया मैंने कहा था कि हम इसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, ये पेनक्रियाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ये बाइल जूस था, यहाँ सॉल्ट और पिगमेंट की बात हमने की थी, ये कॉमन यहाँ पर बाइल डक्ट थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी पेनक्रियाटिक जूस की। और इसके 2 फंक्शन है, एक आपका एक्सोक्राइन हो गया है, एक आपका एंडोक्राइन हो गया है। एक्सोक्राइन यानी कि बाहरी के लिए, तो इसलिए यहाँ पर 3 प्रमुख एंजाइम्स हैं। और एंडोक्राइन में आपने याद रखना है कि ये हार्मोन का भी सीक्रेशन किया जा रहा है यहाँ पर, और ये हार्मोन जो है इसलिए इसको कहा जाता है आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस। अब ये जो सॉरी, यहां पर 3 तरह की मुख्य कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वी हैव अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल्स। 3 तरीके के हैं, अल्फा बीटा गामा। ऐसे याद रह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा है। कुछ थके तो नहीं है ना? थके हारे मनुष्य जो है वो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? थके तो नहीं है ना? समझ तो आ रहा है? पता लगा आपको, लास्ट में ये पता लगा हमें कि आपको कुछ समझ ही ना आए। बताओ बताओ, एक बार बता दो मुझे, ताकि मैं आपसे पूछता रहूं बीच बीच में, क्योंकि अब मोटिवेशन देने का वक्त जो है वो तो गया। अब नोटिफिकेशन कब आए ना आए, तब तक तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए ना। मैं पहले भी ये चर्चा कर चुका हूं कि अगर कोई वेट कर रहा है नोटिफिकेशन का कि कब नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, तो वो
सीरियस प्रिपरेशन में नहीं आते हैं, वो तो ऐसा है कि चलो इस बार एग्जाम है तो दे दिया है ना। तो इसमें बोर होने वाला तो वैसे कुछ नहीं है, आपके शरीर से संबंधित ही है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए। भैया हमारे शरीर से संबंधित कोई चीजें हैं, आपको कुछ एक बीमारी ना हो कल दिन, इससे बचने के लिए जरूरी है ये जानना। अल्फा, बीटा एंड गामा। जरूरी क्या है? गामा, सॉरी बीटा। ये बीटा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? यही जो इंसुलिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन तो इसके द्वारा ही हो रहा है, और यही शुगर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब हम ब्लड शुगर की बात करते हैं, पहले वाली क्लास याद कीजिए जब हम शुगर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, वो यही वाला है, बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो है वो इन दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत ही है। तीसरा वाला जो गामा है, इसका काम तो सिर्फ संतुलन करना है। सोमेस्ट्रोस्टेसिन क्या है? सोमेटोस्टेटिन है। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेट कर रहा है, और सिक्रेशन से इंसुलिन और जो ग्लूकॉन है उनकी मात्रा और कार्य नियंत्रण कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का बैलेंस ही हो रहा है। इसलिए गामा उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में ये जरूरी है, एक अल्फा और बीटा। डर का माहौल है, होना चाहिए, होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा है? मैंने आपको यह कहा है कि जो इसके दो कार्य हो गए हैं, एक एक्सो एक एंडो। एक्सो में क्या देखा हमने कि भैया 3 तरीके के एंजाइम्स है जो आपको याद रखने हैं। 3 तरीके कौन कौन से? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है। इसके अलावा इसका एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन यानी कि जब सीक्रेशन सीधे के सीधे ब्लड में हो जाता है, जैसे कि हार्मोन का सीक्रेशन है। हार्मोन का सीक्रेशन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। इसमें कुछ प्रमुख कोशिकाएं 3 होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। किसमें? इसी में ही, जो 3 इन दीपिकाओं में। कौन से में? ये वाला आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस में, अंतस्रावी जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है। 3 है, तो एक है अल्फा और एक है बीटा। मैंने कहा इन दोनों के एक दूसरे के विपरीत में काम है। विपरीत में कैसे है? जैसे ये ग्लूकाकॉन को कन्वर्ट करता है, हार्मोन का सिक्रेशन किया इसने ग्लूकाकॉन का, और ग्लूकाकॉन क्या करेगा? हमारे शरीर में जो लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या करेगा? हमारे शरीर को एनर्जी देगा। कई बार आपने बोलते हैं ना कि हम ग्लूकोज चाहिए था, ग्लूकोज लग गया है, तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब है जो हमारे शरीर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में बदलता है, और इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा है बीटा सेल, बीटा सेल क्या करेगा? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, और जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल करके यकृत में संचय कर देगा। यानी मैंने कहा इन दोनों का विपरीत कार्य है। समझ गए ना विपरीत कार्य कैसे है? देखो, ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोजन का सीक्रेशन। ये क्या कर रहा है? इंसुलिन का सीक्रेशन। 2 हो गया। अल्फा सेल ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन का सीक्रेशन कर रही हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन का सीक्रेशन कर रही हैं, बीटा सेल इंसुलिन का सीक्रेशन कर रही है। ग्लूकागॉन क्या करेगा? जो हमारे शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन है, जो स्टोर्ड हमारे पास है, संचित जो ग्लाइकोजन है, उसको कन्वर्ट करेगा यूजेबल फॉर्मेट में ग्लूकोज में। और बीटा सेल क्या करेगा? बीटा सेल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, उसे संचित कर देगा, जब जरूरत पड़ेगी तब इसे यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के एक दूसरे के विपरीत में काम है, अल्फा सेल और बीटा सेल का। खैर, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पहले बता चुका हूं आपको, यहां पर आ जाता हूं। तो एक सामान्य जो पुरुष है उसमें ग्लूकोज की मात्रा 80 से लेकर 120 mg पर 100 ml में होता है, यानी कि ब्लड मिलीलीटर में कहें इसको, ब्लड में जो होता है। तो 2 चीजें हो गई हैं, एक हो गया है ग्लाइकोजेनेसिस, यही वाला, इसको ही हमने कह दिया है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया है? जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन, अच्छा दूसरे वाला हो गया, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे हमने कह दिया ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो बीटा सेल इंसुलिन का हार्मोन सीक्रेशन करेंगी। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में संचित कर देगा कि बाद में जाकर के यूज करेंगे, अभी के लिए स्टोर कर रख देंगे। तो इसको ऐसे रखो याद कि स्टोर हाउस है कुछ, उस स्टोर हाउस में आपने कोई चीजें रखी हैं, उसको कह दिया हमने ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है जब अतिरिक्त जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया है और उसको लीवर में संचित करके रख दिया है। अब इससे होगा क्या कि
जो ब्लड शुगर है वो सामान्य हो जाएगी। हमने क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर आ रही थी ना, जो एक्स्ट्रा हमारे पास ग्लूकोज आ रहा था, उसको हमने कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में लीवर में स्टोर कर दिया है। आने वाले समय में जब इसका यूज करना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होगा? अब भोजन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। जब भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, अब हमें जरूरत पड़ेगी जो संचित हमने लीवर में रखा था, स्टोर हाउस में रखा था, अब हम स्टोर हाउस से उस ग्लाइकोजन को वापस ले आएंगे ताकि हमारे शरीर में वो चला रहे। ऐसी प्रक्रिया यहां से शुरू होगी। जैसे कि जो अल्फा सेल्स हैं, उस अल्फा सेल्स में ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन करेंगी। इससे पहले क्या किया था? इंसुलिन हार्मोन। इसने क्या किया है? ग्लूकागॉन हार्मोन। यही ग्लूकागॉन जो है लीवर में जो हमने, यानी कि घर में जो हमने स्टोर हाउस में जो रखा था, जो स्टोर हाउस में ग्लाइकोजन रखा था, उसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इसी को कहेंगे हम ग्लाइकोजेनोलिसिस। कंफ्यूज तो नहीं होगा? इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कंफ्यूज नहीं होना है। ये चर्चा यहीं से शुरू हुई थी कि कंफ्यूज ना हो। आप तो चलो कंफ्यूज हैं, वो कोई इशू नहीं है। यहां तो सरकार कंफ्यूज है। सरकार कह रही है कि हमको अब कैबिनेट रैंक नहीं चाहिए, हम वापस ले जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आरडीजी जो है सेंटर से, वो बंद कर दी गई हैं हिमाचल के लिए। अब सरकार कह रही है कि हमें जरूरत नहीं है कैबिनेट रैंक की, हम वापस ले रहे हैं। तो इससे पहले ही कर लेते, क्या दिक्कत थी उसमें? देने की जरूरत ही क्या थी? मैं तो पहले ही आपसे कह चुका हूं कि सरकार जो है आने वाले समय में बहुत बुरे तरीके से लपेटे में आने वाली है। क्या क्या होने जा रहा है हिमाचल के भविष्य के साथ, वो तो भगवान ही जाने। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? दो चीजें याद रखनी है, दो ही चीजें याद रखो। अल्फा, जैसे अल्फा बीटा गामा हो गया। गामा का मतलब है बैलेंस करना, ठीक है? अल्फा और बीटा याद रखना है। अल्फा क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है। बीटा क्या कर रहा है? इंसुलिन का सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है? इसी से संबंधित ही डायबिटीज है, जिसे कहते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज के लिए ही, क्योंकि ये विश्व भर में हो रहा है, इसीलिए हम वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाते हैं। कब मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे? कब मनाते हैं बताइए जरा मुझे। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है? अब ये जो डायबिटीज है ये क्यों होगा? मैंने कहा बीटा सेल्स है, उसमें इंसुलिन है। अब उसी में हम इंसुलिन कई बार इंजेक्शन भी लेते हैं। अब ये दो तरीका होता है, टाइप 1 टाइप 2। पिछली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भैया क्या है ये कहानी। तो यहीं पर जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का निर्माण यहां पर नहीं कर पाती है, कम करती है। दो केसेस हैं यहां पर। अब इसी स्थिति में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो स्थायी रूप से बढ़ जाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, याद नहीं रह पा रहा है, एक्सेस प्यास लग रही है आपको, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग्स हो रही है, या फिर जो घाव है वो ज्यादा जल्दी नहीं भर पा रहे हैं। ये सारे के सारे ये कारण अभी आपके लिए तो हुए नहीं होंगे, आप लोगों को तो ऐसा नहीं लग रहा होगा। 14th ऑफ नवंबर, ठीक है? तो ये डायबिटीज है। नॉर्मल कंडीशन में देखिए ये है, यही तो हम बात कर रहे थे अभी तक, पेनक्रियाज की ही तो बात कर रहे हैं हम। ये नॉर्मल कंडीशन है जहां पर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ना? ग्लूकोज जो है, इंसुलिन गेट्स ग्लूकोज इनटू द सेल्स। तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज सेल्स में जा रहा है। यहां पर ये इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। दूसरी केस में टाइप 1 डिजीज जो होती है, यहां पर लैक ऑफ इंसुलिन है, प्रोडक्शन, लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ द बीटा सेल्स। तो यहां पर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं कई बार। तो ये तो हो गया है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? भैया फॉर्मेशन तो हो रहा है इंसुलिन का, लेकिन रिसेप्टर ही नहीं है। यानी कि मैं आपको ये पेन दे रहा हूं, आपके पास हाथ ही नहीं है पकड़ने के लिए। पेन तो मेरे पास है, आपको पेन भी चाहिए? आपको तो नहीं, आपको तो चलो हाथ है। किसी के मान लेते हैं उसको जरूरत है, लेकिन उसके पास वो हाथ नहीं है। पेन तो मैं दे रहा हूं, पकड़ नहीं सकता है। तो इसका मतलब यही है कि फॉर्मेशन तो हो रहा है, इंसुलिन का फॉर्मेशन तो देखो हो रहा है, लेकिन वो रिसेप्टर्स नहीं है। द सेल्स डू नॉट रिसेप्ट द इंसुलिन्स। तो ये दोनों हो गए हमारे पास, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। भैया संबंधित कहां से है? बीटा सेल्स से, क्योंकि बीटा सेल्स में ही इंसुलिन का सीक्रेशन हो रहा था। अब अगर सीक्रेशन ना हो तो वो तो आपका टाइप 1 ये हो गया है, टाइप 1 डायबिटीज हो गया है, क्योंकि वहां पर लॉस ऑफ बीटा सेल्स हो गया है एंड ग्लूकोज
डज नॉट गेट्स इनटू द सेल्स, और दूसरी जगह पर क्या हो जाएगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन वो कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, हमारे जो सेल्स है वो रिसेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया है डायबिटीज मेलाइटस। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, और नेशनल डायबिटीज मनाया जाता है 27 जून को, दोनों याद रख लेना है। ठीक है, अब कहानी यहां से आगे चलते हैं। ठीक है जी, इसके आगे है डियोडेनम अल्सर भी हो जाता है, इससे संबंधित कुछ बीमारियां हैं। डियोडेनम की दीवार पर जब घाव हो जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में, जब मैंने पहले कहा था कि अल्सर हो रहा है, अल्सर क्यों हो रहा है, HCl उससे संबंधित था, तो वो हमने बताया था वहां पर। लेकिन इसके साथ साथ में, क्योंकि हम यहाँ पर पेनक्रियाज के बारे में पढ़ रहे थे, तो पेनक्रियाज में जब इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन शुरू हो जाती है, या फिर इन सब में से कुछ भी हो जाता है, पेन है, हीट है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है पेनक्रियाज का, तो उसे कहा जाएगा पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया है इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद आते हैं गॉल स्टोन्स, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। बीमारियों के बारे में चर्चा हो रही है कि इस संबंध में क्या क्या चीजें थी। अब क्लास खत्म होने वाली है थोड़ी देर में ही, इसलिए अपना संयम और ध्यान यहीं पर रखिएगा। आप दिमाग में ये चलिए कि 8-10 स्लाइड्स हैं, 8-10 स्लाइड्स तो हैं, तो उसमें ये खत्म हो जाएगा। 8 रखिए आप ज्यादा। अब इसके आगे ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गॉल ब्लैडर है, ये लीवर था, लीवर के साथ में ये आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है। ठीक है, गॉल ब्लैडर है जहां पर स्टोर में बाइल रह रहा है। ठीक है, ये बाइल था हमारे पास, कहां से सीक्रेट हो रहा है, लीवर से। स्टोर्ड कहां पर रह रहा है, ये गॉल ब्लैडर में। भैया इसके प्रकार कितने हैं, 2 प्रकार हैं। एक होता है इसमें सॉल्ट्स, एक है इसका पिगमेंट्स। भैया इसमें क्या जरूरी था, सॉल्ट्स में क्या जरूरी था, जो हमने ये देखा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स के लिए ये जरूरी है सॉल्ट्स। और जो पिगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसके 2 पिगमेंट है, कलर, जो आपको येलो याद रखना था, और वही है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इज अ पार्ट ऑफ दिस। अब ये बिलीरुबिन है वो कैसे बन रहा है, जब जो टूटी हुई आरबीसीज हैं उनसे आपका बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बिलीरुबिन जो है पीले रंग का है, और जब लीवर मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है, लीवर में इंफेक्शन हो जाए तो वो मेटाबॉलिज्म उसका नहीं हो पाता है। जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, इसका मतलब जो पीला जो बिलीरुबिन है वो हमारे शरीर में ब्लड में मिल जाएगा और हमें पीलिया हो जाएगा। तो हमने ये देखा था इससे संबंधित। इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स जरूरी याद रखना है। अब क्या हो गया है, जो बिलीरुबिन है, जो गॉल ब्लैडर है, उसमें ही स्टोन बनना शुरू हो जाए, इस तरीके स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल है जो इससे संबंधित, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया या बिलीरुबिन है, वो यहां पर अधिक मात्रा में हो जाए, उसे ही कहते हैं हम उस कंडेंस हो जाना। ऐसा तो नहीं है कि पत्थर आपने खाया था वो पत्थर स्टोर हो गया है ना, वो सब आपके मिल गए हैं तो उससे आपके गॉल स्टोन्स बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। वो इस डक्ट में भी कई बार फंस जाते हैं। ये जो डक्ट आपको दिख रही है, नली आपको दिख रही है, तो कई बार ये इस डक्ट में भी फंस जाते हैं, आगे जाकर के यहां पर भी डक्ट में फंस जाते हैं। देखो यहां पर कई बार हो सकता है कॉमन जो डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो है, उसमें भी आगे, क्योंकि आगे तो कॉमन है, ये ऊपर से एक नली आ रही है, यहां से एक नली आ रही है, आगे तो एक ही पाइप है। कई बार इस कॉमन डक्ट में ही फंस जाते हैं ये पत्थर, ये जो स्टोन्स है, वहां पर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खैर, अगर यहां प्रॉब्लम हो जाए तो इलाज कुछ नहीं है, इसको रिमूव ही करना पड़ जाता है। ये थैली जो है पूरी की पूरी भरी होती है। ये थैली आपने कई बार देखा होगा ना कि बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं ये, अगर आपने कई बार देखा होगा तो। ठीक है, देन गॉलस्टोन जो है, ये गॉल ब्लैडर में बनने वाले कठोर हार्ड स्टोन लाइक डिपॉजिट्स होते हैं, और ये बाइल के घटकों कंपोनेंट से बनने वाले सॉलिडिफाई जब वो हो जाते हैं, बाइल ही, उसे ही हम कहते हैं ये गॉल ब्लैडर स्टोन। इसके बाद आता है जेजुनम या जेजुनम, यानी कि ये डियोडेनम हमने पढ़ चुके हैं, यहां से लेकर के हमने यहां तक पढ़ा है अभी सिर्फ। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है, अब तो भैया अवशोषण ही हो रहा है। ये दूसरा है जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, ये लगभग 3 फीट लंबी होती है, थोड़ा बहुत याद रख लेना है। डियोडेनम से आगे इलियम तक ये फैली होती है, यानी कि इलियम ये आगे वाला इसका हिस्सा है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे, इसी में ही जो न्यूट्रिएंट हैं, जो हाइड्रोलिसिस है, उसका अपघटन यानी टूटना, अवशोषण करना, वो जारी रहता है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए मैंने कहा कि पहले वाला हिस्सा जो है वो ज्यादा जरूरी है। यहां पर अब डाइजेशन शुरू हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जो है वो चल रहा है, बस
जैसे आपका मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हैं, अमीनो एसिड्स हो गए हैं, ये लाइनिंग के माध्यम से इनका अवशोषण किया जा रहा है इसमें। उसके बाद इलियम है जो लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका, लगभग 6 फीट लंबा हो सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है इलियम। इस इलियम में ही जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से इलियम में कोलन तक आगे भेज दिया जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद होगा आपको, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक का मूवमेंट है यानी कि ये नीचे आया है तो ऐसे करके उसे हम कह दिया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। याद रखना ये भी हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है थोड़ा बहुत। इलियम जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो मैंने कहा ये 3 हिस्से हो गए हैं, डियोडेनम, जेजनम, इलियम। बचा हुआ खाना अब आगे आ रहा है, यहां से जाकर के ऊपर की ओर जाएगा, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, खाना बाहर, ठीक है। अब देखिए इलियम पढ़ लिया हमने, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखें। इस लार्ज इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल का ये अगला सबसे बड़ा हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन। ये अधिक चौड़ी भी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं ना आप यहां पर कैसी लग रही है, बहुत पतली लग रही है, तो ये बहुत मोटी है जो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन अगर देखें तो अधिक चौड़ी होती है, वाइडर होती है, लंबाई लगभग 5 फीट के आसपास होती है। यहां पर कुछ एक सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं गोबुलेट सेल। इस गोबुलेट सेल से म्यूकस का सीक्रेशन होता है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं इतना कि भैया ये जो गोबुलेट सेल्स होते हैं ये कौन से वाले हिस्से में होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। अनडाइजेस्टेड जो फूड है और जो वाटर है उसका यहां पर अवशोषण हो रहा है लास्ट में जाकर के, क्योंकि इससे पहले न्यूट्रिएंट वो सब चीजें हो चुका है। बस यहां पर याद रखना है कि विटामिन जो के है उसका एब्जॉर्प्शन इस वाले हिस्से में भी होता है, थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहे। क्लियर। तो हमने ये देखा कि यहां तक तो खाना पहुंच चुका है। इस खाने के पहुंचने के यहां तक इलियम से पहुंचने के बाद देन वी हैव सीकम। उस सीकम में खाना जब पहुंचता है तो खाना ऊपर की ओर जाएगा, उसे हम कहेंगे असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन के बाद ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी कि आगे की ओर उसको जाना, और फिर डिसेंडिंग, देन वी हैव डिसेंडिंग कॉन और डिसेंडिंग कोलन, एंड देन वी हैव सिग्मॉइड। ये इसके अलग अलग हिस्से हैं। उसके बाद रेक्टम और एनस है। क्लियर है। लेकिन यहां वाला जो हिस्सा याद रखिएगा इसको, सीकम में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ही अलग अलग हिस्से हैं। तो वी हैव सीकम, देन वी हैव असेंडिंग कोलन ऊपर क्यों जा रहा है, ट्रांसवर्स है, देन डिसेंडिंग है, देन वी हैव सिग्मॉइड। तो ये अलग अलग हिस्से हो गए इसके। देन वी हैव रेक्टम एंड एनस। यहां पर भी आपका जो स्फिंक्टर है वो भी यहां पर रहता है, ठीक है। बॉडी पार्ट के अलग अलग हिस्से हो गए हैं। पहला मैंने आपको कहा है सीकम, जो पहला इसका हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से ये जुड़ता है। देन वी हैव कोलन, जो उसके बाद वाला हिस्सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट है कोलन। तो ये हो गया आपका सीकम, ये तो सीकम हो गया है। उसके बाद वी हैव असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। ये 4 हिस्से हो गए हैं इसके। तो ये हो गए 4, दाहिनी ओर से ऊपर, बाएं से नीचे। तो ये एस आकार का सिग्मॉइड हो गया है। यानी कि मैंने क्या कहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से हो गए हैं। पहला हो गया आपका सीकम, उसके बाद कोलन है, तो कोलन के 4 हिस्से हो गए हैं। 4 कौन कौन से, असेंडिंग हो रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, तीसरा हो गया ये डिसेंडिंग, एंड देन वी हैव फोर्थ वन इज सिग्मॉइड। ये इसके 4 हिस्से हो गए हैं। क्लियर। इसमें ज्यादा जानकारी अब जरूरी वैसे है नहीं। सो इस तरीके से सीकम हो गया है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, और बाद में जाकर के डिसेंडिंग, एंड देन वी हैव दिस सिग्मॉइड जो एस आकार का लगभग ये होता है। देन लास्ट वी हैव रेक्टम, द लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम जो भाग होता है उसे हम कहते हैं लास्ट पार्ट। और स्टूल यहीं से आपका बाहर आता है, सॉरी अस्थायी रूप से यहां पर संचित रहता है, और फिर बाद में जाकर के एनस से स्टूल बाहर की ओर आ जाता है। इसी में एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं पाइल्स, या फिर बवासीर हिंदी में कहते हैं। यही जो एनस है, उस एनस के शिराएं जो वेन्स होती हैं, उसमें ही जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसी इन्फ्लेमेशन के कारण सूजन आ जाती है जिसे हम पाइल्स कहते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है इस तरह की इंटरनल हेमोरॉइड होता है या फिर एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है। एनएस वाले हिस्से में ये बीमारी होती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण यह है कि आप बहुत ज्यादा रेस्ट करते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एक्सेसिव एल्कोहल लेते हैं, या फिर ब्लैडर स्टोन होता है, लीवर डिसऑर्डर होता है, या फिर रेक्टल इन्फ्लेमेशन होता है। इस तरह के ये कॉजेज इसके हो सकते हैं। इसके साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। समझ आया है? ठीक है, नहीं आया है तो भी बता देना। वैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। यहां से आगे वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो डियोडेनम वाला हिस्सा है वहां कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? कोई यहां तक डाउट?
नहीं है। अब ये भी है कि अभी हम जो सोच रहे हैं, आज ही मेरे दिमाग में थोड़ा ख्याल आया है। हिमाचल के मैंने आपको आज सिर्फ एक नोट भेजे हुए हैं जो कि एक ही ट्राइब के थे सिर्फ, है ना, वो है आपके गद्दी ट्राइब से। लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे अभी नोट्स हैं जो हम बनाने हैं, या फिर दूसरे जो भी नोट्स हैं प्रीलिम्स के, मेंस के नोट कंपाइल फॉर्मेट में, अभी तक वो मुझे लग नहीं रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम है अभी कंपाइलेशन में, चाहे वो हिमाचल जीके के नोट्स में हो चाहे वो दूसरे नोट्स में। दूसरे में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर हो सकता है पॉलिटी में या फिर इकोनॉमिक्स में कुछ एक टॉपिक्स हैं उसके नोट्स हो गए हैं, तो इसीलिए इनके कंपाइलेशन के लिए अभी सिर्फ ख्याल है कि थोड़ा बहुत कंपाइलेशन इनका किया जाए। तो हो सकता है मैं ब्रेक भी ले लूँ अभी, क्योंकि बहुत टाइम से ब्रेक ही नहीं लिया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ, अभी फाइनल नहीं है, जस्ट ए थॉट है, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वो सारे के सारे नोट्स दे दिए जाएं, पूरे के पूरे नोट्स कंपाइलेशन में, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए अभी टाइम भी है वैसे हमारे पास, एक तरीके स्ट्रक्चर नोट्स हमारे पास हो सकता है आपने एक बार बना भी दिए हों, जैसे संतोष कल परसों कह रहे थे कि उन्होंने सारे के सारे नोट्स बना लिए हैं, अब शायद किसी और के नोट्स बनाने रह गए हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत ब्रेक भी बीच में हो सकता है मैं ले लूँ, लगभग एक वीक मुझे चाहिए होगा जिसमें मुझे कंपाइलेशन पूरा का पूरा करना हो, क्योंकि थोड़ा दिमाग सा भी ऐसा हो जाता है कि रुक गया बीच में, या फिर लगातार क्लासेस लगा रहे हैं, इतने टाइम से लगातार से क्लासेस लगा रहे हैं। तो अभी तक ख्याल आया है कि इन दिनों में कुछ ना कुछ थोड़ा कंपाइलेशन किया जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी दूर है और थोड़ा बहुत मुझे टाइम, फ्री टाइम भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब फ्री टाइम, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम आ जाता है तो एग्ज़ाम का डर दिमाग में रहता है कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गई है, एग्ज़ाम आ गया है। तो उससे होता क्या है कि दिमाग फास्ट काम करने लग जाता है, कि स्किप कर देते हैं बीच में चीज़ें, कि वे अच्छे से नहीं करते, जल्दबाजी में कर लेते हैं कई बार, क्योंकि ये पता होता है कि नोटिफिकेशन तो आ चुकी है, इतने दिन के बाद एग्ज़ाम होना है। लेकिन प्रॉब्लम बीइंग ये कि अगर मैंने आपको ब्रेक दे दिया, एक वीक का ब्रेक दे दिया, आप लोगों ने पढ़ाई ही नहीं की, फिर तो प्रॉब्लम है ना। एक हफ्ते बाद बोलेंगे आप कि आप कौन मैं कौन। मेजर इशू मुझे यहीं पर है कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो क्या होगा। डर इसी चीज का है, डर मुझे ये नहीं है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो आपको भेज ही दूंगा कुछ ना कुछ। डर मुझे आप लोगों का है कि आप लोग कहीं इनएक्टिव हो गए, फिर आप लोगों को एक्टिव कर पाना ऐसा होगा कि जैसे कुंभकर्ण की नींद होती है ना, उस कुंभकर्ण की नींद से आपको उठाना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट पड़ा हुआ है जिसका आप रिवीजन करें वो भी आपके लिए काफी है। काम क्या देंगे आपको अब, नहीं करेंगे ना, मेजोरिटी नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कंपाइलेशन बहुत है अभी, कंपाइलेशन इन द सेंस कि मैं थोड़े अच्छे नोट्स बनाना चाह रहा हूँ, जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है तब मैं छोड़ देता हूँ कि भाई ठीक है अब सेटिस्फेक्शन हो चुकी है ना। जैसे हिंदी वाला आज का हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो हिंदी में मैंने गद्दी ट्राइब का बनाया था, क्योंकि उसको देखने में उतना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला, क्योंकि उतने में फिर क्लास हो जाती है तो फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। इंग्लिश वाला उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन है कि इंग्लिश में लगभग मेजर चीज़ें जो है वो कवर कर दी गई हैं, है ना। तो ये देखना पड़ेगा मुझे। 7 दिन है, आज क्या बार है, थर्सडे आज, वेंसडे कल है, आज है थर्सडे। ठीक है, कोशिश करो, मैं कुछ काम ढूंढता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी एक ही पेज में फिर भी प्रॉब्लम आती है ना। इंग्लिश हिंदी अगर एक पेज में रखें
तो फिर दिक्कत आती है हिंदी वालों को, या दिक्कत आती है इंग्लिश वालों को, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। हिंदी वाले कहेंगे भाई हमको समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश वाले कहेंगे हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये भी ठीक कहा आपने कि हिंदी को एक ही पोर्शन में अगर रखा जाए तो मुझे दो दो फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बस वो ऐसा हो जाता है, लेंथी हो जाता है आपको पढ़ने के लिए कई बार, कि आप इंग्लिश वाले कहें कि ये तो लेंथी हो गया है, हिंदी वाले कहें कि हमको लेंथी हो गया है। तो आपके अपने अपने इश्यूज होते हैं कि हमको ये नहीं आ रहा है, हमको वो नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम तो दोनों में ही है। करें तो करें क्या, समझ भी नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ही कुछ सजेशन दे दीजिए कि आप लोगों की क्या क्या काम दिया जाए ऐसा कि जो आप लोग कर लेंगे फिर। हाँ, तब तो ठीक है। हिंदी वालों के लिए तो वो हेल्पफुल है, क्योंकि पीछे जब मैं बना रहा था तब इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि लेंथी हो गया है पढ़ने के लिए, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री के बनाए हैं, जो आपको लास्ट टाइम दिए थे खिलजी डायनेस्टी के, है ना। वैसे ही हमने तुगलक डायनेस्टी के भी बना दिए हैं, बस उसकी क्लास लगानी है। तुगलक डायनेस्टी खत्म मैंने आज बना दिए हैं नोट्स, बस उसकी क्लास लगानी रहेगी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी है, एंड देन ऑलमोस्ट खत्म है आपका। बाबर वाला जो पोर्शन है मुगल्स डायनेस्टी, उसमें हमने थोड़ा बहुत कवर कर लिया था लेटर मुगल्स के बारे में। पहले वाले मुगल्स के बारे में थोड़ी चर्चा करने की रह गई है ना। ठीक है, हम आज देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, हम आपका ऑनलाइन टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो उस ऑनलाइन टेस्ट में हम देखते हैं कि आप लोग जो टेस्ट देंगे, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा सीधा सीधा सा। मैं क्रिएट करता हूं वो, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग आपको क्रिएट करके दे देंगे। एक एक दिन का शाम की टेस्ट आपका हो जाएगा। क्लियर। आंसर राइटिंग ऐसा होगा कि फिर हमें चेक भी तो करनी पड़ेगी वो, और क्या कहते हैं, नाम ही भूल गया हूं मैं, खुशबू, वो तो अभी जुड़े हैं, वो भी क्लास में होंगे, उनके लिए तो पहला ही ब्रेक हो जाएगा। एप्लीकेशन में ही आपके कोर्स के साथ हम लिंक कर देंगे टेस्ट सीरीज को, ताकि आपको पता लगता रहे कि आपका रैंक क्या है, कौन कौन टेस्ट दे रहा है। वो ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी हुई है ना। वो करते हैं एक हफ्ते में 20 अगर क्वेश्चन बनते हैं, 30 क्वेश्चन अगर बनते हैं, तो मेजोरिटी आपका कवर हो जाएगा, है ना। 20-30 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये ठीक रहेगा। ओके, वो मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, और उसमें ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियसली MCQ बनाए थे जो अब तक मैंने शेयर नहीं किए। उसमें से मैंने सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के शेयर किए थे आपके साथ। क्लियर, वहां पर ज़्यादा ठीक रहेगा, ताकि ये पता लगता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। और उसका रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि किस चीज़ का टेस्ट है, या आप पूरा पूरा रिवीजन करते रहिए फिर। आप कैसे करेंगे, देखो क्लासेस तो रिकॉर्डेड हैं, मैं सिर्फ कोशिश यही कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है फाइनल ही हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो नोट्स हैं, अगर आप लोगों को नोट्स, अच्छे नोट्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम मुझे चाहिए होगा, और अच्छे नोट्स बनाने के लिए टाइम लगेगा ही, क्योंकि आपके नोट्स फ्रेगमेंटेड हैं, एक स्ट्रक्चर में नहीं है वो। बाकी सब्जेक्ट्स के हो सकता है वो हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये वाले हिस्से के ज़्यादा नहीं है। कोशिश कीजिए, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे के सारे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिमाचल जीके है, सी सेट तो अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। या फिर मैं आपको कॉल कर लूँगा क्लास के बाद, है ना, फिर देखते हैं। क्योंकि आज ही शाम को मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ किया जाए ताकि आपके नोट्स जो हैं वो ठीक ठाक रहें, अच्छे नोट्स हो आपके पास, क्योंकि बाकी के नोट्स जो हैं आपको मिल जाते हैं इजीली, इसके नोट्स का थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, चलिए, किसी के और डाउट्स तो नहीं है, कुछ भी संबंधित इससे? नहीं, नहीं है। चलो ठीक है,
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वाले सेशन में। तब मैं आपको बता दूंगा कि ब्रेक ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। पहले मैं थोड़ा खुशबू से भी बात कर लूँ, क्योंकि आज ही ज्वाइन हुए हैं, इनको भी ऐसा ना लगे कि आज ज्वाइन हुए हैं आज से ही क्लास ऑफ हो रही है। तो ये है, आप लोगों की तो क्लासेस लगातार लगी रही हैं और ये आपका पहला ही ब्रेक है आई थिंक, जहाँ पर आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं। छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, ये छुट्टियाँ नहीं है कोई, ना ही आपके लिए ऑफ है ना मेरे लिए ऑफ है। मुझे काम करना है और आप लोगों को भी अपना जो पेंडिंग काम है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। इसीलिए मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं है। तो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन ना आए उससे पहले थोड़ा मेजर काम कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।